मैंने 35 लाख रुपए खर्च करके दुनिया की लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उसे सिर्फ 3,000 रुपए में कबाड़ वाले को बेच दिया और ऊपर से बड़े गर्व से मुझसे कहने लगा कि उसने मेरा कचरा साफ कर दिया है और अब मुझसे 1500 रुपए सेवा शुल्क भी मांग रहा है। मैंने न कोई हंगामा किया और न ही गुस्सा दिखाया, बस बाइक की खरीद, रसीद और मॉडिफिकेशन की पूरी लिस्ट उठाई और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब मैं भी देखना चाहता था कि जब पुलिस उसे बताएगी कि इस मामले की न्यूनतम सजा 10 साल से शुरू होती है, तब उसके चेहरे की मुस्कान बचती है या नहीं। मेरा नाम जो हैंग है, मैं बस एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपनी 2 साल की पूरी कमाई लगाकर एक लिमिटेड एडिशन कवासाकी निंजा H2 खरीदी थी। उसके हर एक पार्ट को मैं खजाने की तरह संभालता था। उसके इंजन की आवाज मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत थी और उसकी बॉडी की हर लाइन ताकत से भरी हुई लगती थी। मॉडिफिकेशन तो जैसे एक अंतहीन गड्ढा था। इटली से मंगवाए गए ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर की एक जोड़ी ही 10,000 से ज्यादा की थी। स्वीडन के ओलिंस टॉप ग्रेड शॉक एब्जॉर्बर 20,000 के थे और पूरी टाइटेनियम स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट सिस्टम की कीमत भी 20,000 थी। कुल मिलाकर सिर्फ मॉडिफिकेशन पर ही 1,20,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके थे। ये बाइक सिर्फ एक वाहन नहीं थी, ये मेरी जवानी की याद थी, साधारण जिंदगी से लड़ने का मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। मैंने उसे बिल्डिंग के नीचे एक ऐसे कोने में पार्क किया था जहां किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। हर शाम ऑफिस से लौटकर मैं पहले उसे साफ करता था, फिर ऊपर अपने घर जाता था। बाइक पार्क करने के तीसरे दिन मुझे एक फोन आया। कॉल मेरे पड़ोसी वांग जियानजुन की थी। वह मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता था। लगभग 50 साल का रिटायर्ड मजदूर था और हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का शौकीन था। किसने समय पर कचरा नहीं फेंका, किसने गाड़ी सही जगह पार्क नहीं की, हर बात में उसकी राय होती थी। लोग उसकी उम्र का सम्मान करते थे, इसलिए उससे बहस करने से बचते थे। हेलो, क्या तुम श्याओ झो हो? फोन उठाते ही उसकी आवाज में अजीब सा घमंड था। जी अंकल, मैं ही हूँ। कोई काम था? मैंने पूछा। नीचे जो मोटरसाइकिल खड़ी है वो तुम्हारी है ना? ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। हाँ, मेरी है। क्या हुआ? बहुत परेशानी कर रही थी। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। हर दिन वहाँ खड़ी रहती थी, लोगों के चलने में दिक्कत होती थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। बाइक तो फूलों की क्यारी के पास एक खाली जगह पर खड़ी थी और किसी का रास्ता बिल्कुल नहीं रोकती थी। अंकल, वह जगह किसी को परेशान नहीं कर रही थी। क्या मतलब परेशान नहीं कर रही थी? मैं कह रहा हूँ तो कर रही थी। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर दिया है। ये सुनते ही मेरे मन में बुरा अंदेशा पैदा हो गया। क्या मतलब इंतजाम कर दिया? मैंने पूछा। बेच दिया। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। मेरा एक कबाड़ वाले दोस्त है, मैंने उसे बेच दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने तुम्हारी बाइक बेच दी। क्या बुरा किया? 2 पहिए और लोहे के कुछ टुकड़े ही तो थे। 3,000 रुपए मिल गए। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी 35 लाख की बाइक उसकी नजर में सिर्फ 3,000 की कबाड़ थी और ऊपर से मुझे उसका धन्यवाद भी करना था। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। गुस्सा एक पल में चरम पर पहुंचा और अगले ही पल बर्फ जैसी ठंडी समझदारी में बदल गया। ऐसे लोगों पर चिल्लाना और बहस करना सबसे बेकार तरीका होता है। उसे क्या पता लिमिटेड एडिशन क्या होता है, ब्रेम्बो क्या होता है और ओलिंस क्या होता है। उसकी दुनिया में उसने मेरा कचरा साफ किया था और अच्छी कीमत पर बेचा था, इसलिए वही मेरा उपकार करने वाला था। श्याओ झो, चुप क्यों हो गए? खुशी के मारे बोलती बंद हो गई क्या? वह लगातार बोले जा रहा था। याद रखना, उन 3,000 में से आधे मेरे हैं। अगर मेरी पहचान नहीं होती तो तुम्हारी कबाड़ बाइक 1,000 में भी नहीं बिकी। मैंने आगे कुछ नहीं सुना। ठीक है अंकल, समझ गया। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में इतना कहा और फोन काट दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की से आती धूप भी आंखों में चुभ रही थी। मैं अपने स्टडी रूम में गया और दराज खोली। अंदर फाइलों का एक बड़ा ढेर रखा था। 23 लाख रुपए की खरीद रसीद, 12 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन लिस्ट, हर आइटम का ब्रांड, मॉडल, प्राइस और परचेज डेट साफ साफ दर्ज था। मैंने सभी प्रिंटेड दस्तावेज एक साथ करीने से जमा किए। कुल 37 पन्ने थे। मैं उन फाइलों को शांत नजरों से देखता रहा। मेरी आंखें गहरे पानी की तरह स्थिर थीं। वांग जियानजुन, ये रास्ता तुमने खुद चुना है। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी कीमत सिर्फ 3,000 है, तो अब कानून तुम्हें बताएगा कि उसकी असली कीमत कितनी है। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, फाइलों का मोटा बंडल उठाया और घर के पास वाले पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां मेरी मुलाकात एक युवा पुलिस अधिकारी ली से हुई। कॉमरेड, क्या समस्या है? उन्होंने मुझे पानी का गिलास देते हुए पूछा। ऑफिसर, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अधिकारी ली ने सिर हिलाया और रिपोर्ट बुक निकाल ली। नाम, पहचान पत्र नंबर, मैंने सारी जानकारी दे दी। अब बताइए, बाइक कब और कहाँ से गायब हुई? कल दोपहर मेरे घर के नीचे से। कौन सा मॉडल था? कितने समय से आपके पास थी? खरीद की रसीद है? अधिकारी ली लगातार सवाल पूछते हुए नोट्स लेते जा रहे थे। उनके लिए मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरी होना एक आम मामला था। कवासाकी निंजा H2 लिमिटेड एडिशन। ओह कवासाकी, उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन साफ था कि उन्हें इस मॉडल की असली कीमत का अंदाजा नहीं था। रसीद और बाकी सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। मैंने हाथ में पकड़ी फाइल उनके सामने रखी। फाइल काफी मोटी थी, जिसे देखकर वे थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने सबसे ऊपर रखी खरीद रसीद उठाई। जैसे ही उनकी नजर 23 लाख रुपए की रकम पर पड़ी, उनका हाथ अचानक रुक गया। उन्होंने सिर उठाकर मुझे दोबारा गौर से देखा। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कॉमरेड, क्या आपको यकीन है कि यह रसीद असली है? बिल्कुल। मैंने अपना पहचान पत्र और खरीद अनुबंध भी उनके सामने रख दिया। मालिक की सारी जानकारी मेरी है, आप जांच कर सकते हैं। अधिकारी ली का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फाइल उठाई और एक एक पन्ना ध्यान से पलटना शुरू कर दिया। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर की कीमत 12,000 थी। ओलिंस का रियर शॉक एब्जॉर्बर 21,000 का था और स्कॉर्पियन की पूरी एग्जॉस्ट सिस्टम 33,000 की थी। जैसे जैसे अधिकारी ली पन्ने पलटे गए, उनकी गति धीमी होती गई और चेहरे का भाव भी गंभीर होता चला गया। जब वे आखिरी पन्ने तक पहुंचे और कुल रकम
3,54,000 रुपए देखी तो उन्होंने गहरी सांस खींच ली। उनके पास बैठे एक उम्र दराज पुलिस अधिकारी भी आगे झुककर फाइल देखने लगे। कुछ देर बाद अधिकारी ली बोले, मुझे इस मामले की जानकारी हमारे स्टेशन इंचार्ज को देनी होगी। ये कहकर वे फाइल उठाकर जल्दी जल्दी स्टेशन इंचार्ज के ऑफिस की ओर चले गए। मुझे पता था कि मामला अब उसी दिशा में जा रहा है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। कुछ हजार रुपए की बाइक चोरी होना और 3.5 लाख रुपए की बाइक चोरी होना पुलिस की नजर में दो बिल्कुल अलग स्तर की घटनाएं थी। पहले मामले में शायद सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाती और आपको घर जाकर इंतजार करने को कहा जाता, लेकिन दूसरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती और तय समय में केस सुलझाने का दबाव होता। कुछ मिनट बाद एक मध्यम उम्र के अधिकारी जिनके कंधे पर 2 पट्टियां और एक सितारा लगा था, अधिकारी ली के साथ बाहर आए। आप मिस्टर जो हैं? उन्होंने पूछा। जी, मैंने खड़े होकर जवाब दिया। मैं इस थाने का प्रभारी हूँ, मेरा नाम झांग है। नमस्ते इंस्पेक्टर झांग, मैंने सम्मान से कहा। अधिकारी ली ने मुझे सारी जानकारी दे दी है। उन्होंने मेज पर रखी फाइलों की ओर इशारा किया। इन सभी दस्तावेजों की कॉपी सबूत के तौर पर रखी जाएगी। आपका मामला बहुत बड़ा है और इसकी प्रकृति भी गंभीर है। हमारा थाना इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है। हम तुरंत एक स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू करेंगे और जल्द से जल्द आपकी बाइक वापस लाने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और फिर कहा, लेकिन जिसने मेरी बाइक ली है शायद मैं जानता हूँ कि वह कौन है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर झांग की आंखें चमक उठी। कौन? उन्होंने तुरंत पूछा। मेरा पड़ोसी वांग जियानजुन। इसके बाद मैंने पिछली शाम फोन पर हुई पूरी बातचीत शब्दशः उन्हें सुना दी। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर झांग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पड़ोसी ने 3.5 लाख रुपए की बाइक को कबाड़ समझकर 3,000 रुपए में बेच दिया? जी, फोन पर उसने यही कहा था। और उसने तुमसे उन 3,000 में से 1,500 रुपए भी मांगे? जी। इंस्पेक्टर झांग कुछ पल चुप रहे। इतने साल पुलिस सेवा में रहने के बावजूद शायद उन्होंने भी ऐसा अजीब मामला कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये मूर्खता, लालच और अज्ञानता का मिश्रण था। अधिकारी ली ने बगल में बैठे वरिष्ठ पुलिसकर्मी से धीरे से पूछा, सर, यह चोरी का मामला है, गबन का है या किसी और की संपत्ति को अवैध रूप से बेचने का? बुजुर्ग अधिकारी ने सिर हिलाया। जो भी हो, रकम 3 लाख से ज्यादा है। इतनी बड़ी राशि में सजा कम से कम 10 साल से शुरू होती है। उनके मुंह से निकला 10 साल। मेरे कानों में अलग ही वजन लेकर गूंजा। वह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, वह न्याय का भार था। इंस्पेक्टर झांग ने तुरंत फोन उठाया और आदेश दिया, सभी यूनिट ध्यान दें, 3 मिनट में नीचे इकट्ठा हों, हम मौके पर जा रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, मिस्टर जो, आपने बहुत समझदारी दिखाई। आपने निजी झगड़ा करने के बजाय कानून पर भरोसा किया। यही सबसे सही तरीका था। अब आगे का काम हमें करने दीजिए। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था कि असली तमाशा अब शुरू होने वाला था। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि कई पुलिसकर्मी तैयार खड़े थे। अधिकारी ली ने मेरी ओर देखकर कहा, चलो इस वांग जियानजुन से मिलते हैं। पुलिस की गाड़ी बिना सायरन बजाए चुपचाप हमारे अपार्टमेंट के नीचे आकर रुकी। मैं, इंस्पेक्टर झांग, अधिकारी ली और 2 अन्य पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरे। दोपहर का समय था। सोसाइटी में कई बुजुर्ग और बच्चे घूम रहे थे। जैसे ही लोगों ने पुलिस वालों को हमारी बिल्डिंग की ओर जाते देखा, सबकी नजरें हमारी तरफ मुड़ गईं। हम सीढ़ियां चढ़कर वांग जियानजुन के घर के सामने पहुंचे। अधिकारी ली ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से उसकी चिड़ी हुई आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। अधिकारी ली की आवाज साफ और मजबूत थी। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। करीब 10 सेकंड बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। वांग जियानजुन ने आधा चेहरा बाहर निकाला। जैसे ही उसने पुलिस वालों और उनके पीछे खड़े मुझे देखा, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अधिकारी साहब, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? उसने बनावटी मासूमियत से पूछा। इंस्पेक्टर झांग आगे बढ़े और अपना पहचान पत्र दिखाया। एक चोरी के मामले में तुमसे पूछताछ करनी है। चोरी? उसकी आंखें तेजी से घूमी। फिर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और मेरी ओर उंगली दिखाते हुए जोर से बोला, अरे, अगर उस कबाड़ बाई की बात है तो आपको मेरा पक्ष भी सुनना चाहिए। मैंने तो भलाई की थी, नीचे बेकार जगह घेर कर रखी थी, इसलिए मैंने उसे हटवा दिया। अब यह लड़का उल्टा पुलिस बुला लाया। बताइए, क्या कोई ऐसे एहसान का बदला देता है? वह ऐसे बोल रहा था जैसे असली पीड़ित वही हो। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी बाहर निकल आए। क्या हुआ? इतनी पुलिस क्यों आई है? सुना है बाइक का मामला है। वही नई बाइक जो झो ने खरीदी थी। इतनी सुंदर बाइक कबाड़ कैसे हो गई? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मैं अब भी चुपचाप खड़ा था और उसे बोलने दे रहा था। इंस्पेक्टर झांग ने बिना भाव बदले पूछा, वांग जियानजुन, हमारे कुछ सवाल हैं, सच सच जवाब देना। क्या वह बाइक तुमने बेची थी? हाँ, मैंने बेची थी, उसने सीना ठोकते हुए कहा। 3,000 रुपए में बेची और आधे पैसे इसे देने वाला था, लेकिन इसने तो सीधे पुलिस बुला ली। किसने तुम्हें किसी और की संपत्ति बेचने का अधिकार दिया? इंस्पेक्टर झांग की आवाज ठंडी हो गई। अधिकार? वह बाइक सार्वजनिक जगह घेर कर खड़ी थी। मैं भी इस सोसाइटी का निवासी हूँ, इसलिए मुझे उसे हटाने का हक है और मैंने तो उसके लिए पैसे भी बनवा दिए। मैंने उसकी मदद की है। भीड़ में कई लोग हंस पड़े। ऐसी दलील उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इंस्पेक्टर झांग ने बहस करने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने अधिकारी ली से एक दस्तावेज लिया और उसके सामने खोल दिया। वांग जियानजुन, आंखें खोलकर देखो, यह बाइक मालिक जो हेंग की खरीद रसीद और मॉडिफिकेशन लिस्ट है। बाइक की मूल कीमत 2,30,000 रुपए और मॉडिफिकेशन पर 1,24,000 रुपए खर्च हुए हैं। कुल कीमत 3,54,000 रुपए है। हमारे कानून के अनुसार इतनी बड़ी रकम की चोरी पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर झांग का हर शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर गिर रहा था। वांग जियानजुन की आंखें दस्तावेज पर जमी रह गईं। उसके चेहरे का घमंड और अकड़ पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं और मुंह खुला रह गया। गले से बस टूटी फूटी आवाज निकल रही थी, नहीं, यह असंभव है। एक मोटरसाइकिल की कीमत 3 लाख से ज्यादा कैसे हो सकती है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसकी पत्नी लिछुई हुआ घर के अंदर से भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर पुलिस और
और बाहर जमा पड़ोसियों की भीड़ देखी, उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। अधिकारी साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं। इंस्पेक्टर झांग ने उसे ठंडी नजर से देखा। गलतफहमी? तुम्हारे पति ने अपने पड़ोसी की 3,54,000 रुपए की बाइक 3,000 में बेच दी है, इसे तुम गलतफहमी कहती हो? ये सुनते ही ली छुई हुआ की आंखें फट गई। क्या 3,54,000? उसकी चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी। उसी पल वहां मौजूद हर व्यक्ति ने गहरी सांस खींची। सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। पहले उनमें सहानुभूति थी, फिर हैरानी और अब सम्मान था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नीचे खड़ी वह मोटरसाइकिल एक घर की डाउन पेमेंट जितनी कीमत रखती है। वांग जियानजुन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगा। 3,54,000, 10 साल से ज्यादा की जेल, ये दो बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं और उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू किया। जल्दी बताओ, बाइक किसे बेची थी? जल्दी उसे वापस लाओ। 3 लाख से ज्यादा की रकम हम कहां से भरेंगे? वांग जियानजुन के होंठ कांप रहे थे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बोलते ही अधिकारी ली आगे आए और सख्त आवाज में बोले, वांग जियानजुन, अभी और तुरंत हमें बताओ कि तुमने बाइक किसे बेची है और खरीदार कहाँ है? वांग जियानजुन की आंखों में पूरी तरह निराशा छा चुकी थी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और टूटे हुए शब्दों में बोला, मैंने कबाड़ खरीदने वाले को बेच दी थी। अब वो इंसान भी नहीं मिल रहा और पैसे भी मैंने जुआ खेलकर हार दिए। ये सुनते ही ली छुई हुआ जोर से रो पड़ी। वह जमीन पर बैठ गई और हाथ पैरों के सहारे घिसटते हुए मेरी ओर आई और मेरे पैंट पकड़ ली। श्याओ झो, नहीं मिस्टर झो, कृपया हमारे साथ दया करो और मेरे पति को छोड़ दो। वह बस एक बूढ़ा और समझदार न होने वाला इंसान है, उसे कुछ नहीं पता। उसकी चीखें बेहद दर्दनाक और टूटे हुए भावों से भरी थी। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी और अब उसमें पहले जैसा कोई घमंड नहीं बचा था। आस पास खड़े पड़ोसी इशारे कर करके बातें कर रहे थे। सच में 3,50,000? हे भगवान, इस बार तो वांग जियानजुन फंस गया। ये फंसना नहीं है, ये तो सीधा खुद को मशीन में डालने जैसा है। ठीक ही हुआ, हमेशा छोटे फायदे उठाता था, अब सजा मिल गई। मैं नीचे देखकर ली छुई हुआ को देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दया शायद थोड़ी हो, लेकिन दया के साथ अक्सर गलत कामों की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगर आज मेरी बाइक सिर्फ 3,000 की होती तो क्या वह लोग ऐसे ही रोते? नहीं, तब वे दोनों मिलकर मुझे ही गलत साबित करते और ऊपर से 1,500 रुपए भी खुशी खुशी रख लेते। मैंने हल्के से अपना पैर खींचा और उसके हाथ से खुद को छुड़ाया और शांत आवाज में कहा, ये बातें तुम अदालत में जाकर कहना। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान तक साफ पहुंच गई। ली छुई हुआ स्तब्ध रह गई और मुझे अविश्वास से देखने लगी। शायद उसने नहीं सोचा था कि मैं इतने हालात में भी इतना ठंडा रह सकता हूँ। इंस्पेक्टर झांग ने अधिकारी ली की तरफ इशारा किया और ली और एक अन्य पुलिसकर्मी आगे आए और वांग जियानजुन को दोनों तरफ से पकड़ लिया। वांग जियानजुन, तुम पर चोरी का आरोप है, अब तुम्हें कानून के तहत पूछताछ के लिए थाने ले जाया जाता है, उन्होंने कहा और ठंडी हथकड़ी उसकी कलाई पर लगा दी। हथकड़ी की क्लिक आवाज उसके पूरे जीवन के अहंकार का अंतिम फैसला जैसी लग रही थी। वांग जियानजुन पूरी तरह टूट गया। उसे लगभग घसीटे हुए ले जाया जा रहा था और वह बड़बड़ा रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये 3 लाख से ज्यादा कैसे हो सकती है? ली छुई हुआ आगे भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोक दिया। आप लोग उसे नहीं पकड़ सकते, वह बूढ़ा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर झांग ने गंभीर आवाज में कहा, यह कानून का राज्य है, यहाँ उम्र का बहाना नहीं चलता। उसने अपराध किया है, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अब रोना बंद करो और सबसे पहले उस खरीदार को ढूंढने की कोशिश करो और बाइक वापस लाओ। यही तुम्हारे पास सजा कम करने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़े और बोले, मिस्टर जो, आप भी हमारे साथ आने चलकर बयान दीजिए। मैंने सिर हिलाया और हम सब लोगों की भीड़ के सामने नीचे उतर आए। नीचे पहले से ही पूरी सोसाइटी जमा थी। जैसे ही लोगों ने वांग जियानजुन को हथकड़ी में बाहर आते देखा, भीड़ में हलचल मच गई। मैं पीछे पीछे चल रहा था, मेरा चेहरा शांत था। मैंने लोगों की बातें सुनी। ये लड़का तो बहुत सख्त निकला, कोई रहम नहीं किया। सख्त क्या? अगर तुम्हारी 30 लाख की चीज होती तो तुम क्या करते? सही किया, ऐसे आदमी पर नरमी नहीं होनी चाहिए। मैं लगभग हंस ही पड़ा। सच में, जैसा बाप वैसा बेटा। उसके बाप ने 35 लाख की बाइक को 3,000 में बेच दिया और उसे लगता है कि 5,000 युआन देकर सब कुछ निपटा देगा। तुम्हें लगता है मेरी बाइक की कीमत सिर्फ 5,000 है? एक मोटरसाइकिल की आखिर कितनी कीमत होगी? 5,000 कम नहीं होते। वांग बिन की आवाज बेहद अधीर थी। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। यह एक खुली धमकी थी। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और हाँ, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम्हारी ये कॉल कंप्लेनेंट को धमकाने और जुडिशियल फेयरनेस में बाधा डालने के दायरे में आती है और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। इतना कहकर मैंने सीधे फोन काट दिया। फोन के दूसरी तरफ वांग बिन का चेहरा शायद हरा पड़ गया होगा। मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टेशन इंचार्ज झांग के सामने चला दी। झांग साहब का चेहरा तुरंत इतना गंभीर हो गया मानो उससे पानी टपकने लगे। बहुत बढ़िया, क्या परिवार है। बूढ़ा अज्ञान और बेखौफ, छोटा घमंडी और दबंग, ये लोग खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया और ठंडी आवाज में आदेश दिया, टेक्निकल टीम, अभी इसी नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। एक्शन टीम तैयार रहे। आज मैं पूरे परिवार को सीधा अंदर भेजूंगा। सीसीटीवी फुटेज जल्दी ही निकाल ली गई। झांग साहब के गुस्से की वजह से पुलिस स्टेशन की एफिशिएंसी अपने चरम पर पहुंच गई थी। कॉलोनी के गेट वाले कैमरे में कल दोपहर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। एक पुरानी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर एक तिरपाल से ढकी मोटरसाइकिल को लादे धीरे धीरे इलाके से बाहर निकल रही थी। हालांकि बाइक ढकी हुई थी, लेकिन उसका खास शेप और साइज साफ बता रहा था कि वह मेरी निंजा H2 थी। वही है। मैंने स्क्रीन पर घास की टोपी पहने आदमी की ओर इशारा किया।
फुटेज जूम करो और उसका चेहरा साफ निकालो। झांग साहब ने आदेश दिया। टेक्निकल स्टाफ ने तुरंत काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसकी एक साफ साइड फेस फोटो प्रिंट कर दी गई। ये फोटो लेकर आसपास के स्क्रैप यार्ड और कम्युनिटीज में पूछताछ करो, मुझे यह आदमी चाहिए। पुलिसकर्मी तुरंत निकल पड़े। मैं स्टेशन में ही रुक गया और खबर का इंतजार करने लगा। इंतजार का समय बेहद कठिन था। मुझे नहीं पता था मेरी बाइक किस हालत में होगी। क्या उसे पूरी तरह खोलकर पार्ट्स में बदल दिया गया होगा या कहीं छिपा दिया गया होगा। मैं सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। करीब 1 घंटे बाद झांग साहब के वॉकी टॉकी से आवाज आई, रिपोर्ट सर, आदमी मिल गया है शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े स्क्रैप रिसाइकलिंग फैक्ट्री में। बाइक? झांग साहब ने तुरंत पूछा। बाइक भी यही है, पूरी तरह सुरक्षित। जैसे ही मैंने पूरी तरह सुरक्षित सुना, मेरी तनी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी ताकत निकल गई हो और मैं कुर्सी से टिक गया। बहुत बढ़िया, मैंने लंबी सांस छोड़ी। झांग साहब के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मिस्टर जो, चलिए हम साथ चलकर देखते हैं। हम तुरंत गाड़ी से शहर के बाहरी इलाके वाले स्क्रैप रिसाइकलिंग फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क पर लगभग 15 मिनट तक झटके खाने के बाद हम वहां पहुंचे। सामने का दृश्य काफी विशाल था। पुरानी धातु, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड के ढेर छोटे छोटे पहाड़ों जैसे लगे हुए थे। हवा में जंग और इंजन ऑयल की मिली जुली अजीब सी गंध फैली हुई थी। मेरी निंजा H2 वहां ऐसे खड़ी थी जैसे कोई राजकुमार गलती से झुग्गी बस्ती में पहुंच गया हो। एक बड़े टिन शेड के नीचे मेरी बाइक को और भी बड़े वाटरप्रूफ कवर से ढका गया था। कुछ पुलिसकर्मी उसके पास पहरा दे रहे थे और लियू नाम का स्क्रैप डीलर जमीन पर बैठा उदास चेहरे के साथ पूछताछ झेल रहा था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके में कवर हटा दिया। वही परिचित कवासाकी ग्रीन रंग फिर से मेरी आंखों के सामने था। बाइक थोड़ी गंदी हो गई थी, उस पर धूल जमी हुई थी। बाएं साइड मिरर पर हल्की सी खरोंच थी। इसके अलावा सब कुछ ठीक था। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स, ओलिन सस्पेंशन और अक्रापोविच एग्जॉस्ट सब अपनी जगह मौजूद थे। मैंने हाथ बढ़ाकर बाइक की ठंडी बॉडी को हल्के से छुआ। दिल में अनगिनत भाव उमड़ पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। ऑफिसर ली उस समय बॉस लियू का बयान लिख रहे थे। बताओ क्या हुआ था? लियू रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, ऑफिसर मैं बेगुनाह हूँ। उस वांग नाम के आदमी ने कसम खाकर कहा था कि यह उसके बेटे की बेकार पड़ी टूटी फूटी बाइक है जो जगह घेर रही है और वह इसे हटवाना चाहता है। मुझे बाइक अच्छी लगी तो मैंने एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा 3000 युआन दो और अभी ले जाओ। मुझे भी शक हुआ था। ये बाइक किसी भी तरह कबाड़ नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा मुफ्त का मौका है, छोड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए मैंने उसे 3000 दिए और बाइक ले आया। ऑफिसर ली ने ठंडी आवाज में कहा, यह साफ साफ स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदने का मामला है। तुम जानते थे कि सामान की ओरिजिन संदिग्ध है, फिर भी सस्ते में खरीद लिया। लियू ने जल्दी से सफाई दी। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बाइक लाने के बाद मुझे भी लगने लगा कुछ गड़बड़ है। ये बाइक बहुत नई थी, इसके पार्ट्स में पहचान भी नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था कि ये बेहद महंगे हैं। मैं एक स्क्रैप कलेक्टर हूँ, ऐसी चीज खोलने की हिम्मत कैसे करता। मैंने बस सोचा था पहले इसे छिपा देता हूँ, फिर मामला शांत होने पर किसी बाइक एक्सपर्ट से पूछूंगा और अच्छी कीमत पर बेचने की कोशिश करूंगा। मैं कसम खाता हूँ मैंने इंजन तक स्टार्ट नहीं किया। उसकी बातों ने दूसरी तरफ से मेरी बाइक की वैल्यू साबित कर दी। एक स्क्रैप कलेक्टर तक समझ गया था कि यह कोई साधारण बाइक नहीं है। सिर्फ वांग जियानजुन जैसा अज्ञानी और घमंडी इंसान ही इसे कबाड़ समझ सकता था। झांग साहब मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर जो, हमने अपना वादा निभा दिया, आपकी बाइक वापस मिल गई। धन्यवाद झांग साहब, और सभी ऑफिसर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया। यह तो हमारा कर्तव्य है, झांग साहब ने कहा। अब यह बाइक केस से जुड़ा सबूत है, इसलिए फिलहाल हमारी कस्टडी में रहेगी। जब केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी तब इसे आपको वापस सौंप दिया जाएगा। मैंने समझदारी से सिर हिलाया। इसके अलावा नुकसान सिर्फ खरोंच तक सीमित नहीं है। यह एक लिमिटेड एडिशन बाइक है। किसी भी गैर आधिकारिक तरीके से इसे हिलाने या स्टोर करने से इसकी पेंट सरफेस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और परफॉर्मेंस पर संभावित असर पड़ सकता है। इन सबकी प्रोफेशनल इंस्पेक्शन और असेसमेंट होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर झांग साहब एक पल के लिए चौंके, फिर सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हारी राय पूरी तरह अप्रेजल एजेंसी तक पहुंचाएंगे। अब मामला लगभग खत्म हो चुका था। चोरी का सामान भी मिल गया था और आरोपी भी पकड़ लिए गए थे। वांग जियानजुन पर चोरी का आरोप लगभग तय हो चुका था। जहां तक बॉस लियू की बात ही, वह चोरी का सामान खरीदने के अपराध से नहीं बच सकता था, लेकिन क्योंकि उसने पूरा सहयोग किया था और बाइक भी सुरक्षित थी, इसलिए संभवतः उसे हल्की सजा मिलेगी। इसी दौरान दूसरी टीम के पुलिसकर्मियों से भी खबर आई। वांग जियानजुन का बेटा वांग बिन उसकी अपनी कंपनी में मिल गया था और उसे भी पुलिस स्टेशन लाया जा चुका था। झांग साहब ने मेरी तरफ देकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जो, आज स्टेशन में काफी हलचल होने वाली है, चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि उस लड़के के पास अब क्या कहने को बचा है। हम स्टेशन लौटे। अंदर प्रवेश करते ही मैंने देखा कि एक सूट पहना हुआ, बालों में चमकदार तेल लगाए एक युवा आदमी इंतजार वाली कुर्सी पर अधीरता से बैठा हुआ था। वह वांग बिन था। उसके बगल में ली छुई हुआ रोते हुए उससे कुछ कह रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत खड़ा हुआ और तेजी से मेरी तरफ आया। तुम ही जो हेंग हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, 1 लाख युआन लेकर मामला खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हें इस शहर में जीना मुश्किल कर दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे हंसी आ गई। उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि स्थिति क्या है, या फिर यूं कहें कि अपनी पूरी जिंदगी में वह पैसे और रुतबे से हर समस्या हल करता आया था। उसे लगता था कि 1 लाख युआन और एक धमकी मुझे झुका देगी। तुम वांग बिन हो सही, मैंने शांत स्वर में कहा। बोलने से पहले मैं तुम्हें 2 कानूनी बातें समझने की सलाह दूंगा। पहली, विशेष रूप से बड़ी राशि वाली चोरी किसे कहते हैं। दूसरी, क्रिमिनल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूशन प्रिंसिपल क्या होता
होता है। क्रिमिनल केस ऐसा मामला नहीं है जिसे तुम चाहो तो निजी समझौते से खत्म कर दो। मेरी बात सुनकर वांग बिन का चेहरा सख्त हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे कानून की बात करूंगा। तुम मुझे ये सब मत सिखाओ। तुम्हें बस ज्यादा पैसे चाहिए। इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? 2 लाख युआन, यह मेरी आखिरी सीमा है। अगर अब भी नहीं माने तो मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तभी पीछे से झांग साहब आ गए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। वांग बिन, उनकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी लेकिन अधिकार से भरी हुई थी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी कंपनी नहीं। यहाँ शिकायतकर्ता को धमकाने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? झांग साहब के कंधे पर लगे पुलिस रैंक को देकर वांग बिन की अकड़ तुरंत आधी रह गई। मैंने उन्हें धमकाया नहीं, मैं तो बस समझौता करना चाहता था। समझौता? झांग साहब ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने 35 लाख युआन की चीज चुराई और तुम 2 लाख युआन देकर समझौता करना चाहते हो। काफी समझदार हिसाब लगाते हो। और फोन पर मिस्टर जो को धमकाने वाली रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। जुडिशियल फेयरनेस में बाधा डालने और मलिशियस डेफेमेशन का एक और आरोप जोड़ लो। लगता है तुम अपने पिता का साथ देने जेल जाना चाहते हो। झांग साहब की हर बात वांग बिन के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। आखिरकार उसे समझ में आया कि यह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी जैसी वह पहले संभालता आया था। उसके बगल में बैठी ली छुई हुआ तो डर के मारे रोना भी भूल चुकी थी और सिर्फ कांप रही थी। ऑफिसर, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। वांग बिन का स्वर अचानक नरम हो गया। उसने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश की जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। मैं अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ, मुझे पूरी बात पता नहीं थी। गुस्से में गलती हो गई, कृपया बुरा मत मानिए। मेरे पिताजी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस उम्र के कारण उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। लेकिन झांग साहब उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। जानबूझकर किया या नहीं इसका फैसला कानून करेगा। अभी वांग जियानजुन पर चोरी का आरोप है, लियू पर चोरी का सामान खरीदने का और तुम पर जुडिशियल फेयरनेस में बाधा डालने का। तुम सबकी जांच होगी। ऑफिसर ली, इन माँ बेटे को भी पूछताछ कक्ष में ले जाइए और अलग अलग पूछताछ कीजिए। ऑफिसर ली आगे बढ़े और उन्हें चलने का इशारा किया। वांग बिन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने मदद की उम्मीद में मेरी तरफ देखा लेकिन मैंने केवल ऐसा भाव दिया मानो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर पहले समझदारी दिखाई होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जब उन्हें ले जाया गया तो ऑफिस आखिरकार शांत हो गया। झांग साहब ने मुझे एक गिलास पानी दिया। मिस्टर जो, आपको यह तमाशा देखना पड़ा। कोई बात नहीं, दुनिया बड़ी है और हर तरह के लोग होते हैं। झांग साहब ने आह भरी। सच है, यह परिवार जरूरत से ज्यादा बिगड़ चुका है। मैंने अभी अभी वांग बिन की जांच करवाई है। उसकी खुद की एक छोटी कंपनी है और बाहर भी वह हमेशा दबंगई करता फिरता है। उसे लगता है कि पैसा हर समस्या हल कर सकता है। इस बार उसे लॉ बेस्ड सोसाइटी की अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके बाद सब कुछ तय प्रक्रिया के अनुसार चलता गया। वांग जियानजुन ने चोरी के अपराध को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। बॉस लियू ने भी माना कि उसने लालच में आकर संदिग्ध स्रोत वाली बाइक सस्ते में खरीद ली थी। वांग बिन और ली छुई हुआ भी रिकॉर्डिंग और कानून के दबाव के सामने सारी सच्चाई बताने पर मजबूर हो गए। क्योंकि सबूतों की चेन पूरी थी और तथ्य स्पष्ट थे, इसलिए मामला जल्द ही प्रोसिक्यूटर ऑफिस को भेज दिया गया। उधर मैंने भी एक वकील नियुक्त कर लिया जो सिविल कॉम्पेंसेशन लॉ सूट संभालने वाला था। मेरी मांग बहुत सीधी थी। पहली, वांग जियानजुन की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो और किसी भी हालत में उसे माफी न मिले। दूसरी, वह मेरी सारी आर्थिक हानि की भरपाई करे। इसमें बाइक की डिप्रिशिएशन कॉस्ट, प्रोफेशनल इंस्पेक्शन और रिपेयर फीस, साथ ही बाइक चोरी होने के दौरान मेरे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी शामिल थे। वकील ने मेरे सारे बिल्स और सबूतों की जांच के बाद अनुमान लगाया कि कॉम्पेंसेशन कम से कम 40 लाख युआन होगा, उससे कम नहीं। जब यह खबर वांग बिन तक पहुंची तो सुना गया कि उसने गुस्से में घर का एक एंटीक वेस तोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में मैं पूरी कॉलोनी का मशहूर व्यक्ति बन गया। लोग मुझे सम्मान और डर के मिश्रण वाली नजरों से देखने लगे। अब कोई भी मेरे घर के सामने गलत तरीके से गाड़ी पार करने या सीढ़ियों में कचरा फेंकने की हिम्मत नहीं करता था। पूरी कॉलोनी का माहौल जैसे अचानक सुधर गया था। दूसरी तरफ वांग जियानजुन का परिवार सबकी नजरों में गिर चुका था। वे तरह तरह के तरीके अपनाने लगे। पहले रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए मुझसे सिफारिश करवाने की कोशिश की लेकिन मैं किसी से नहीं मिला। बाद में वांग बिन ने पैसे से मामला खत्म करने की कोशिश की। उसने कॉम्पेंसेशन की रकम 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख और फिर 35 लाख तक कर दी। लेकिन मैंने अपने वकील से हर बार साफ इनकार करवा दिया। ये पैसे का मामला नहीं था बल्कि सिद्धांत का था। कुछ लोगों को एक बार इतनी जोर से चोट पहुंचानी पड़ती है कि वे जिंदगी भर सम्मान करना सीख जाएं। जब उन्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो ली छुई हुआ हर किसी के सामने रो रो कर कहने लगी कि मैं निर्दयी हूँ और उनके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे बुजुर्ग जो सच्चाई नहीं जानते थे या हमेशा बीच बचाव करना चाहते थे, वे भी मेरी आलोचना करने लगे। मॉरल किडनैपिंग हमेशा कुछ लोगों का सबसे सस्ता हथियार होता है, लेकिन मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने चुपचाप एक दस्तावेज प्रिंट किया और बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। वह प्रोसिक्यूटर ऑफिस द्वारा जारी किया गया वांग जियानजुन का अरेस्ट अप्रूवल नोटिस था। उसके नीचे मैंने अपने हाथ से एक पंक्ति लिखी थी, अज्ञानता अपराध से बचने का बहाना नहीं है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। नोटिस बोर्ड के सामने मेरी वह घोषणा। उस अरेस्ट अप्रूवल नोटिस की फोटोकॉपी किसी भी बहस या सफाई से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। जो पड़ोसी पहले मुझे बड़ा दिल रखने और माफ कर देने की सलाह दे रहे थे, अब वे मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। उनकी नजरों में सम्मान के साथ साथ एक हल्का सा डर भी था। वे मुझसे नहीं डरते थे बल्कि उस तरीके से डरते थे जिसमें मैं आम लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता था, लेकिन फिर भी पूरी तरह कानून और तर्क के दायरे में रहता था। ली छुई हुआ का रोना धोना भी बंद हो गया। वह अब बिल्डिंग के नीचे बैठकर खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश
खुश नहीं करती थी, क्योंकि नोटिस बोर्ड के सामने से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता था। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। वांग परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, खासकर वांग बिन। वह ऐसा इंसान था जो हमेशा पैसे और ताकत से समस्याएं हल करता आया था। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद उसने एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं किया। यह बिल्कुल असामान्य था। उसके स्वभाव के हिसाब से या तो वह बुरी तरह बौखला चुका होता या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहा होता। मैंने लापरवाही नहीं की। मैंने अपने वकील को फोन किया और वांग बिन को लेकर अपनी चिंता बताई। वकील ने मुझे सावधान रहने, अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखने और हर गतिविधि पर नजर रखने की सलाह दी। साथ ही उसने बताया कि क्रिमिनल केस अब प्रोसिक्यूटर ऑफिस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन प्रोसेस में प्रवेश कर चुका है। वांग जियानजुन की जेल की सजा लगभग तय मानी जा रही थी। हमारी सिविल लॉ सूट भी आधिकारिक रूप से दाखिल की जा चुकी थी और अब सिर्फ सुनवाई का इंतजार था। ऊपर से देखने पर सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। सोमवार को मैं हमेशा की तरह ऑफिस काम पर गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था वह एक मध्यम आकार की इंटरनेट एंटरप्राइज थी जो एंटरप्राइज सर्विसेज का काम करती थी। मैं वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर था। न बहुत बड़ा पद और न बहुत छोटा। काम काफी रहता था, लेकिन नौकरी सम्मानजनक थी। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा मुझे माहौल कुछ अजीब लगा। सहकर्मी मुझे देकर नजरें चुरा रहे थे। कुछ लोग जो आमतौर पर मेरे काफी करीबी थे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मेरे दिल में अचानक एक झटका सा लगा। लगता है आखिरकार वह चाल चल दी गई थी। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा और कंप्यूटर चालू ही किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी मेरे पास आया। जो हैंग, मिस्टर चेन आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मिस्टर चेन हमारी कंपनी के मालिक थे। 40 साल से ऊपर उम्र, तेज दिमाग और बेहद सक्षम व्यक्ति। वह आमतौर पर मेरे जैसे स्तर के कर्मचारियों को सीधे अपने ऑफिस नहीं बुलाते थे। लगता है वांग बिन के हाथ अब कंपनी तक पहुंच चुके थे। मैंने गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और जनरल मैनेजर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ था। मिस्टर चेन अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। ये समझना मुश्किल था कि वह खुश हैं या नाराज। मिस्टर चेन, आपने बुलाया? मैंने पूछा। बैठो। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। मैं बैठ गया और अपनी कमर सीधी रखी। मैंने खुद से कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आने से पहले वांग बिन अपनी तरफ की कहानी में खूब मिर्च मसाला लगाकर उन्हें सब कुछ बता चुका होगा। अब देखना यह था कि मिस्टर चेन किसकी बात पर भरोसा करते हैं। करीब आधा मिनट खामोशी रही। फिर आखिरकार मिस्टर चेन बोले, जो हैंग, आज मुझे एक फोन आया था दिंगशेंग ग्रुप के वांग बिन का। दिंगशेंग ग्रुप वांग बिन की कंपनी का नाम था। नाम सुनने में बड़ा लगा था, लेकिन असल में वह एक छोटी सप्लाई चेन कंपनी ही थी। हालांकि हाल ही में वे हमारी कंपनी के साथ एक कोऑपरेशन प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे थे। अगर वह डील हो जाती तो हमारी कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। मिस्टर चेन की नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं, जैसे वह मेरी प्रतिक्रिया पढ़ना चाहते हो। उसका कहना है कि तुम एक बुजुर्ग पड़ोसी को जेल भिजवाने पर तुले हुए हो। उसने यह भी कहा कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो और 40 लाख युआन का कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो। उसका दावा है कि तुम्हारा कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक है और तुम्हें कंपनी में रखना हमारे लिए रिस्क हो सकता है। उन्होंने वांग बिन की बातों को शांत स्वर में दोहराया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि इस शांति के पीछे एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति की गहरी जांच छिपी हुई थी। शायद मेरी नौकरी का भविष्य इसी बातचीत पर निर्भर था। मैंने तुरंत विरोध नहीं किया। जब वह बोल चुके तब मैंने धीरे से कहा, मिस्टर चेन, क्या उसने आपको बताया कि मेरे उस पड़ोसी ने मेरे साथ क्या किया था? मिस्टर चेन ने सिर हिलाया। नहीं, उसने बस इतना कहा कि यह एक मामूली पड़ोसी विवाद था। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है जिसे मैंने 35 लाख युआन में खरीदा था। मेरे पड़ोसी ने मेरी गैर मौजूदगी में उसे कबाड़ समझकर सिर्फ 3000 युआन में बेच दिया। फिर उसने मुझे फोन करके कहा कि वह मुझे 1500 युआन हिस्सा देने को तैयार है। उसके बाद उसका बेटा यानी वांग बिन मुझे फोन पर धमकाने लगा कि मैं 5 लाख युआन लेकर मामला खत्म कर दूं। जब मैंने मना कर दिया तो वह पुलिस स्टेशन तक आ गया और पुलिस वालों के सामने मुझे धमकाने लगा कि वह मुझे इस शहर में जीने नहीं देगा। क्या उसने आपको यह सब बताया? मेरी हर बात के साथ मिस्टर चेन की भौहें और सिकुड़ती गईं। जब मैं बोल चुका तो उनका चेहरा काफी गंभीर हो चुका था। मैंने अपना ब्रीफकेस खोला और वही दस्तावेज निकाले जो पहले पुलिस को दिए थे। बाइक की परचेस इनवॉइस, मॉडिफिकेशन लिस्ट और इंपोर्ट कस्टम्स डिक्लेरेशन। मैंने उन्हें धीरे से उनकी मेज पर रख दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और एक रिकॉर्डिंग चला दी। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। वांग बिन की घमंडी आवाज शांत ऑफिस में बेहद कर्कश लग रही थी। अब मिस्टर चेन के चेहरे को सिर्फ खराब नहीं कहा जा सकता था, वह पूरी तरह सख्त और गंभीर हो चुका था। उन्होंने मेज पर रखे दस्तावेज तेजी से पलटने शुरू किए। जब उनकी नजर उन महंगे मॉडिफिकेशन पार्ट्स की सूची पर गई तो उनकी आंखों में हैरानी की झलक दिखी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी नजरें बदल चुकी थीं। जो हैंग, तो तुम भी एक एंथुसियास्ट हो? मैं एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर समझ गया। मिस्टर चेन, क्या आपको भी गाड़ियों का शौक है? मिस्टर चेन मुस्कुराए। वह उठकर ऑफिस के एक कोने में रखी अलमारी तक गए और उसका दरवाजा खोला। अंदर फाइलें नहीं बल्कि कई शानदार कार मॉडल्स रखे हुए थे। उनमें से एक पोर्श 911 GT3 का मॉडल भी था। जब मैं जवान था तब मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक था। बाद में उम्र बढ़ी और समय कम हो गया। अब बस यही मॉडल्स बची हुई यादें हैं। उन्होंने पोर्श मॉडल उठाया और हल्के से उसकी धूल साफ की। ब्रेम्बो ब्रेक्स, ऑल इन सस्पेंशन, इन चीजों के पीछे दो तरह के लोग पागल होते हैं, या तो बिना सोचे समझे दिखावा करने वाले, या फिर वे लोग जिन्हें मशीनों और परफॉर्मेंस से सच्चा प्यार होता है। मुझे लगा है तुम दूसरी श्रेणी में आते हो। ये कहते हुए वह मेरी ओर मुड़े। तुमने इस मामले को बहुत अच्छी तरह संभाला
मूर्खता मूर्खता और घमंड का सामना हमेशा सबसे शांत और सबसे तेज हथियार से करना चाहिए, ताकि सामने वाले को जिंदगी भर याद रहने वाला सबक मिले। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे प्रिंसिपल वाले, रूल्स मानने वाले और लॉजिकल सोच रखने वाले कर्मचारियों की जरूरत है, न कि वांग बिन जैसे घमंडी और कानून को न मानने वाले बेवकूफों की। मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया। मैंने सही अंदाजा लगाया था। मिस्टर चेन ऐसे इंसान थे जो खुद सोचते थे और तथ्यों के आधार पर फैसला लेते थे। जहां तक दिंगशेंग ग्रुप के साथ कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की बात है, मिस्टर चेन वापस अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने मेज पर रखा फोन उठाया और इंटरनल लाइन मिलाई। दिंगशेंग ग्रुप के साथ चल रही कोऑपरेशन नेगोशिएशन तुरंत समाप्त की जाती है। कारण यह है कि मैं ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता जो बिजनेस कोऑपरेशन का इस्तेमाल हमारी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करने और हमारे कर्मचारियों को धमकाने के लिए करती हो। मुझे डर है कि भविष्य में वे हमारी कंपनी को भी इसी तरह दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फोन रख दिया और मेरी तरफ देखकर संतोष भरी मुस्कान दी। जो हैंग, तुम्हारी वजह से मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। तुमने समय रहते कंपनी के लिए एक बड़ा खतरा भी टाल दिया। जब मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे बाहर की धूप भी पहले से ज्यादा चमकदार हो गई हो। रास्ते में कुछ सहकर्मी मिले। उनके चेहरों पर पहले जो चिंता और सहानुभूति थी वह अब जिज्ञासा और सम्मान में बदल चुकी थी। स्पष्ट था कि दिंगशेंग ग्रुप के साथ डील कैंसिल होने की खबर कंपनी में फैल चुकी थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। मुझे पता था कि वांग बिन की मेरी करियर में रुकावट डालने की कोशिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। सिर्फ नाकाम ही नहीं, उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उस जैसी छोटी कंपनी के लिए हमारी कंपनी एक बहुत महत्वपूर्ण पोटेंशियल क्लाइंट थी। यह कॉन्ट्रैक्ट खोना उसके लिए निश्चित रूप से भारी नुकसान था। उसी शाम मेरे वकील का फोन आया। मिस्टर जो, आपको एक अच्छी खबर दूं, आपकी बाइक की डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आ गई है और नतीजे हमारी उम्मीद से भी बेहतर हैं। उनकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। कैसे? मैंने पूछा। असेसमेंट एजेंसी ने बहुत प्रोफेशनल काम किया है। उन्होंने सिर्फ साइड मिरर की स्क्रैच रिपेयर कॉस्ट का ही आकलन नहीं किया, बल्कि हमारे उस तर्क को भी स्वीकार किया है कि लिमिटेड एडिशन व्हीकल को गैर आधिकारिक तरीके से हिलाने और स्टोर करने से संभावित नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइक को गैर पेशेवर लोगों द्वारा गैर पेशेवर उपकरणों से ट्रांसपोर्ट किया गया और खराब माहौल में रखा गया, जिससे उसकी पेंट सरफेस पर कई सूक्ष्म स्क्रैचेस आई हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। साथ ही उसके प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में नमी और धूल जमा होने का भी जोखिम पैदा हुआ है। रिपोर्ट में पूरे वाहन की हाईएस्ट स्टैंडर्ड डीप क्लीनिंग, मेंटेनेंस और सिस्टम इंस्पेक्शन की सिफारिश की गई है। इन सभी खर्चों को जोड़ने पर डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस 48,000 युआन आंका गया है। उन्होंने थोड़ी देर रुकर आगे कहा, और यह तो सिर्फ शुरुआत है, इसमें वह हिडन लॉस शामिल नहीं है जो बाइक की चोरी की घटना के कारण सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू में कमी के रूप में हुआ है। इस पर भी एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दिया है और अनुमान लगाया है कि बाइक की कीमत में 10% से 15% तक की गिरावट आई है। यानी सिर्फ वाहन के नुकसान के आधार पर ही हम कम से कम 80,000 युआन से अधिक कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। मैं उनकी बात सुनते हुए मन ही मन उनकी प्रोफेशनलिज्म की और भी ज्यादा इज्जत करने लगा। वास्तव में प्रोफेशनल काम हमेशा प्रोफेशनल्स को ही सौंपना चाहिए, लेकिन वकील अभी रुके नहीं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह रिपोर्ट क्रिमिनल केस की सेंटेंसिंग बेसिस के रूप में प्रोसिक्यूटर ऑफिस को भेजी जाएगी। पहले क्योंकि बाइक बरामद हो गई थी, इसीलिए कोर्ट सजा तय करते समय कुछ नरमी बरत सकता था, लेकिन अब जब यह साबित हो गया है कि इस घटना ने गंभीर परिणाम पैदा किए हैं, तो वांग जियानजुन का अपराध और मजबूत हो गया है। मुझे लगता है कि 10 साल से ज्यादा की सजा से वह बच नहीं पाएगा। फोन कटने के बाद मेरे मन में मिश्रित भावनाएं थीं। मैं कोई क्रूर इंसान नहीं था और न ही किसी को बर्बाद करने में मुझे आनंद आता था, लेकिन जिस क्षण वांग जियानजुन ने मेरी बाइक बेच दी थी, उसी क्षण उसने अपने लिए सबसे गंभीर परिणाम तय कर लिए थे। अज्ञानता और मूर्खता कभी भी अपराध से बचने का बहाना नहीं बन सकती। अगले कुछ दिनों तक वांग बिन पूरी तरह गायब रहा। मुझे खबर मिली कि दिंगशेंग ग्रुप की कैश फ्लो चेन में कुछ समस्याएं आने लगी हैं। मिस्टर चेन अपने बिजनेस सर्कल में काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने खुलकर कह दिया था कि वांग बिन का कैरेक्टर खराब है और उसके काम करने का कोई बॉटम लाइन नहीं है। नतीजतन कई कंपनियां जो पहले उसके साथ काम करने पर विचार कर रही थीं, अब रिस्क असेसमेंट दोबारा करने लगी थीं। बटरफ्लाई इफेक्ट धीरे धीरे सामने आने लगा था। शायद वांग बिन इस समय इतनी समस्याओं में घिर चुका था कि मेरे पीछे पड़ने का समय ही नहीं बचा था। उधर ली छुई हुआ ने भी मानो किस्मत के आगे हार मान ली थी। वह न तो फिर कभी दिखाई दी और न ही किसी को सिफारिश के लिए भेजा। दुनिया का नियम ही यही है, जब आप पर्याप्त दृढ़ता और सिद्धांत दिखाते हैं तो परेशान करने वाले लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। सिविल लॉ सूट की सुनवाई 1 महीने बाद तय हुई, जबकि वांग जियानजुन का क्रिमिनल ट्रायल उससे पहले शुरू हो गया। सुनवाई वाले दिन मैं विक्टिम के रूप में कोर्ट में मौजूद था। वहां मैंने एक बार फिर वांग जियानजुन को देखा। सिर्फ 1 महीने के भीतर वह जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया था। उसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे, पीठ झुक गई थी और उसकी आंखों में डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। जब प्रोसिक्यूटर ने इंडाइटमेंट पढ़ना शुरू किया और विस्तार से बताया कि उसने मेरी मोटरसाइकिल को कैसे अवैध रूप से बेचा और कैसे उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया, तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जब मेरे वकील ने 35 लाख युआन की परचेस इनवॉइस और लगभग 50,000 युआन की डैमेज रिपोर्ट सबूत के रूप में पेश की, तो कोर्ट
रूम में बैठे लोगों ने हैरानी से सांस खींच ली। वांग जियानजुन का डिफेंस लॉयर यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास चोरी करने की सब्जेक्टिव इंटेंट नहीं थी और यह सिर्फ अज्ञानता में हुई गलती थी, लेकिन लोहे जैसे मजबूत सबूतों के सामने ये दलीलें बेहद कमजोर लग रही थीं। फिर जज ने पूछा, प्रतिवादी, क्या आपको अपने किए पर पछतावा है? वांग जियानजुन ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी धुंधली आंखें कांप रही थीं। मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। मुझे आपकी बाइक को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मुझे थोड़े से पैसे के लालच में नहीं पड़ना चाहिए था। उसकी आवाज भर्रा गई थी। यह पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर सच्चा पछतावा देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट कोई सब्जी मंडी नहीं होती और न्याय कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पर मोल भाव किया जा सके। फाइनल स्टेटमेंट के समय मैंने बोलने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे लगा अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तथ्य खुद सब कुछ बता चुके थे। फिर जज ने फैसला सुनाया। प्रतिवादी वांग जियानजुन चोरी के अपराध का दोषी पाया जाता है। अपराध की राशि अत्यंत बड़ी है और इसके गंभीर परिणाम हुए हैं। तथ्य स्पष्ट हैं और सबूत पर्याप्त हैं। अपराध की परिस्थितियों तथा पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए उसे 11 वर्ष के फिक्स टर्म इम्प्रिजनमेंट, 3 वर्ष के पॉलिटिकल राइट्स डिप्रीवेशन और 50,000 युआन के फाइन की सजा दी जाती है। फैसला सुनते ही वांग जियानजुन की आंखें पलट गईं और वह सीधे प्रतिवादी की सीट पर ढह गया। दर्शक दीर्घा के कोने से ली छुई हुआ की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं शांतिपूर्वक खड़ा हुआ, पीछे मुड़कर नहीं देखा और कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। बाहर आसमान बेहद नीला था। मैं जानता था कि वांग जियानजुन का फैसला अब समाप्त हो चुका है, लेकिन वांग बिन और उसके पूरे परिवार की असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। सिविल कॉम्पेंसेशन के 40 लाख युआन अभी भी उनके सिर पर बाकी थे। फैसले के बाद वांग परिवार की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। 11 साल की जेल किसी 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए क्या मायने रखती है, यह बताने की जरूरत नहीं थी। सुना कि ली छुई हुआ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और आधे महीने से ज्यादा अस्पताल में रही। उधर वांग बिन के सामने और भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसके पिता पर 50,000 युआन का फाइन लगाया गया था और मेरी 400,000 युआन की सिविल कॉम्पेंसेशन केस भी समय पर सुनवाई के लिए पहुंच गई। कोर्ट में वांग बिन के वकील ने कॉम्पेंसेशन अमाउंट कम करवाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने वाहन को नुकसान पहुंचने की बात तो मानी, लेकिन कॉम्पेंसेशन की रकम पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि खासकर सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू रिडक्शन वाला हिस्सा केवल अनुमान है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन मेरे वकील बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने एक नया सबूत पेश किया। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूज्ड व्हीकल असेसमेंट एजेंसी द्वारा जारी की गई प्रोफेशनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था कि मेरी लिमिटेड एडिशन निंजा H2 को चोरी किए जाने और लंबे समय तक खराब वातावरण में रखने के कारण उसकी कलेक्शन वैल्यू और मार्केट सर्कुलेशन वैल्यू को स्थायी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि उसकी वैल्यू लॉस लगभग 80,000 से 120,000 युआन के बीच है। हमने बीच का आंकड़ा लेते हुए 100,000 युआन का दावा किया। ये रिपोर्ट किसी भारी मुक्के की तरह साबित हुई जिसने विपक्षी वकील की बची खुची उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। अंततः कोर्ट ने लगभग पूरी तरह मेरे दावों का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि वांग जियानजुन और उसके परिवार को मेरी सभी आर्थिक हानियों की भरपाई करनी होगी। कुल कॉम्पेंसेशन अमाउंट 366,000 युआन तय की गई। पहले से लगाए गए 50,000 युआन के क्रिमिनल फाइन को जोड़ दिया जाए तो वांग परिवार को कुल मिलाकर 430,000 युआन से ज्यादा की रकम चुकानी थी। एक साधारण नौकरी पेशा परिवार के लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी और वांग बिन के लिए तो यह ऐसा झटका था जिससे उबरना आसान नहीं था। फैसला आने के अगले ही दिन से उसने अपनी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। उनका वह पुराना घर जिसमें वे 20 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे, बिक्री के लिए बाजार में डाल दिया गया। ली छुई हुआ के गहने, उसकी BMW कार और यहाँ तक कि उसकी कंपनी के महंगे ऑफिस इक्विपमेंट तक सेकंड हैंड वेबसाइट्स पर बेचने के लिए डाल दिए गए। फिर भी इतनी बड़ी रकम जुटाने में उसकी कमर टूट गई। दिंगशेंग ग्रुप पहले ही हमारी कंपनी का ऑर्डर खोने के बाद मुश्किल में था। अब मालिक खुद मुकदमों में घिरा हुआ था और कंपनी की पूंजी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। जल्द ही कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसका संचालन मुश्किल हो गया। जब दीवार गिरती है तो हर कोई धक्का देने आ जाता है। जिन कंपेटिटर्स को उसने पहले परेशान किया था और जिन सप्लायर्स के पैसे उसने रोक रखे थे, वे सभी एक एक करके उसके पीछे पड़ गए। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि दिंगशेंग ग्रुप ने आधिकारिक रूप से बैंक्रप्सी लिक्विडेशन की घोषणा कर दी। जो वांग बिन कभी सबकी नजरों में सफल प्रेसिडेंट वांग था, वह अब लोगों की नजरों में एक बदनाम डिफॉल्टर बन चुका था। इस दौरान उसने एक बार अपने वकील के माध्यम से मुझसे संपर्क किया। उसने अनुरोध किया कि मैं उसे कुछ अतिरिक्त समय दे दूं ताकि वह कॉम्पेंसेशन अमाउंट किस्तों में चुका सके। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। मैंने कहा कि उसे एक पब्लिक अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा जिसमें वह पूरी सच्चाई बताए। उसके पिता की लालच और अज्ञानता, उसकी अपनी घमंड भरी हरकतें, मुझे धमकाने की कोशिश और जुडिशियल फेयरनेस में हस्तक्षेप करने के प्रयास, सब कुछ बिना छिपाए विस्तार से लिखना होगा और फिर उस माफीनामे को कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पर पूरे 1 महीने तक लगाकर रखना होगा। वांग बिन काफी देर तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार उसने यह शर्त मान ली क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद नोटिस बोर्ड पर लगी लाल रंग की अरेस्ट नोटिस के बगल में एक नई सफेद शीट दिखाई दी। वह वांग बिन का अपॉलॉजी लेटर था। उस पत्र के शब्द पश्चाताप और विनम्रता से भरे हुए थे। उसकी पंक्तियों में उस पुराने घमंडी वांग बिन की कोई झलक नहीं बची थी। कॉलोनी के लोग रोज वहाँ से गुजरते समय रुक
कर उसे पढ़ते और फिर एक लंबी सांस भरते। ये किसी भी भाषण या सीख से कहीं ज्यादा प्रभावशाली चेतावनी थी। उसने सभी को एक बात सिखा दी, कभी किसी की सीमा लांघने की कोशिश मत करो और कानून की गरिमा को चुनौती देने की भूल मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारे सामने दिखने वाला यह बिल्कुल साधारण सा पड़ोसी असल में किस ताकत और किस सिद्धांत के सहारे खड़ा है। मेरी मोटरसाइकिल भी आखिरकार पुलिस स्टेशन से वापस मिल गई। मैं उसे शहर के सबसे अच्छे सर्विस सेंटर में ले गया और वहां उसकी सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन करवाई। कॉम्पेंसेशन के पैसों का एक हिस्सा उसी में खर्च हो गया और बाकी रकम मैंने बचा कर रख दी। जिंदगी मानो फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आई थी। मैं अब भी वही साधारण प्रोजेक्ट मैनेजर था जो हर दिन मेट्रो पकड़कर ऑफिस जाता था। लेकिन जब मैं दोबारा अपनी कवासाकी निंजा H2 पर बैठा, थ्रॉटल घुमाया और उस परिचित इंजन रोर को सुना तो मेरा मन पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह बाइक सिर्फ साधारण जिंदगी के खिलाफ मेरा हथियार नहीं थी, बल्कि मेरे सिद्धांतों पर टिके रहने और न्याय की रक्षा करने का एक मेडल बन चुकी थी। एक शाम मैं शहर की एक्सप्रेसवे पर बाइक चला रहा था कि हेलमेट के ब्लूटूथ ईयरफोन में फोन बज उठा। कॉल मिस्टर चेन की थी। जो हैंग, कहाँ हो? उन्होंने पूछा। सर, बाहर बाइक चला रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। उनकी आवाज बेहद खुश लग रही थी। वांग बिन वाला प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो गया था ना, लेकिन उस प्रोजेक्ट की क्लाइंट कंपनी को हमारी कंपनी में काफी दिलचस्पी हो गई है। उन्होंने सुना कि हमने अपने एम्प्लॉय की रक्षा के लिए कोऑपरेशन छोड़ दी और वे हमारी कॉर्पोरेट कल्चर से बहुत प्रभावित हुए। आज उन्होंने आधिकारिक रूप से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वांग बिन वाले प्रोजेक्ट से 3 गुना बड़ा है और सबसे मजेदार बात, उनकी कंपनी के बॉस एक सीनियर मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें मिलने के लिए कहा है। कह रहे थे कि ओलिन सस्पेंशन ट्यूनिंग पर तुमसे चर्चा करनी है। फोन पर मिला। यह निमंत्रण मेरे लिए अप्रत्याशित था, लेकिन मैं जल्दी ही समझ गया कि शायद यह मेरी जिंदगी का एक बड़ा अवसर हो सकता है। ठीक है सर, मैं कभी भी उपलब्ध हूँ, मैंने कहा। मिस्टर चेन हंस पड़े। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में वीचैट पर एड्रेस भेजता हूँ, अच्छे से तैयार होकर आना। हमारी कंपनी की इज्जत मत डुबो देना। फोन कट गया और मेरे दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उनकी बातें मजाकिया जरूर थीं, लेकिन उनमें अपनापन साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं बल्कि ऐसा इंसान माना था जिसे आगे बढ़ाना और सही लोगों से मिलवाना चाहिए। ऐसा विश्वास पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। शुक्रवार शाम 7 बजे मैं मिस्टर चेन द्वारा भेजे गए एड्रेस पर पहुंचा। वह शहर के बीचों बीच स्थित एक टॉप लेवल प्राइवेट क्लब था। बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं था, सिर्फ एक भारी एबनी वुड डोर थी। दरवाजे पर खड़े अटेंडेंट ने विनम्रता से मेरी पहचान की पुष्टि की और फिर मुझे अंदर ले गया। क्लब का इंटीरियर लो की लेकिन बेहद लग्जूरियस था। हर छोटी बड़ी डिटेल असाधारण टेस्ट को दर्शा रही थी। मिस्टर चेन गुआनलान नाम के प्राइवेट रूम में मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह लगभग 50 वर्ष के एक सज्जन व्यक्ति के साथ बड़ी खुशी से बातचीत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने एक सलीकेदार चाइनीज ट्रेडिशनल जैकेट पहन रखी थी। उसका व्यवहार शालीन था, आंखें गहरी थीं और उसकी हर हरकत में एक सफल नेता की स्थिरता दिखाई देती थी। स्पष्ट था कि वही क्लाइंट कंपनी के चेयरमैन थे, मिस्टर चेन। मैंने आगे बढ़कर अभिवादन किया। ओह, जो हैंग आ गए। मिस्टर चेन तुरंत उठे और मुस्कुराते हुए बोले, आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये हैं होंगयुएन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन मिस्टर ली वेहान। और ली सर, यही हैं हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैंग, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते ली सर, मैंने बिना झिझक हाथ बढ़ाया। तो तुम जो हैंग हो? ली वेहान मुस्कुराए और मजबूती से हाथ मिलाया। उनकी हथेली चौड़ी और ताकतवर थी। उनकी नजरों में उत्सुकता और प्रशंसा दोनों थी। तुम्हारे बारे में मिस्टर चेन ने सब बताया है। तुमने हालात को बहुत समझदारी से संभाला, हिम्मत भी है और दिमाग भी। तुम बड़े काम करने की क्षमता रखते हो। यह तारीफ पूरी तरह दिल से निकली हुई लग रही थी। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैंने विनम्रता से कहा। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। बहुत बढ़िया। ली वेहान जोर से हंसे। आजकल सही काम करते रहना ही अपने आप में एक दुर्लभ गुण है। आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। डिनर का माहौल मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सहज था। हमने बिजनेस की ज्यादा बात नहीं की। ली वेहान और मिस्टर चेन दोनों ने बड़ी स्वाभाविकता से बातचीत को हमारे साझा शौक यानी मोटरसाइकिल्स की ओर मोड़ दिया। सुना है तुम्हारे पास निंजा H2 है? ली वेहान ने पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। उनकी आंखें चमक उठी। वो तो कमाल की मशीन है, एक असली सुपरचार्ज बीस्ट। बताओ ओलिन सस्पेंशन को कैसे ट्यून किया है? उनका सवाल सीधे मुद्दे पर था। स्पष्ट था कि सामने कोई सच्चा एक्सपर्ट बैठा है। अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने कहा। फैक्ट्री सेटअप सिटी राइडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन हाई स्पीड कॉर्नर्स में सपोर्ट थोड़ा कम महसूस होता है। मैं प्रीलोड बढ़ाने और रीबाउंड डैम्पिंग को 2 क्लिक स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि रियर व्हील की ट्रैकिंग बेहतर हो सके। मेरा जवाब सुनकर उनकी आंखों में प्रशंसा और गहरी हो गई। बिल्कुल सही। O-Lines FGRT सीरीज की यही खासियत है, उसे सही ट्यून करने में समय देना पड़ता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन सिस्टम्स की तरह नहीं जो स्मार्ट दिखते हैं लेकिन राइडर से आधा मजा छीन लेते हैं। सच्चे एंथुसियास्ट को मशीन के साथ यह गहरा संवाद ही पसंद आता है। एक तरफ बैठे मिस्टर चेन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें भी गाड़ियों का शौक था, लेकिन साफ था कि मेरे और ली वेहान के स्तर की दीवानगी उनमें नहीं थी। इसके बाद की बातचीत लगभग हमारी निजी मोटरसाइकिल सेमिनार बन गई। हम ब्रेम्बो स्टाइलमा ब्रेक कैलिपर्स की लिनियर ब्रेकिंग फील से लेकर अक्रपोविच एग्जॉस्ट के अलग अलग मटेरियल्स का साउंड प्रोफाइल पर असर और ECU फ्लैशिंग के बेनिफिट्स तथा रिस्क तक हर विषय पर चर्चा करने लगे। जितनी देर बात होती गई उतना ही लगा कि हम वर्षों पुराने दोस्त हैं। ली वेहान ने अपना मोबाइल निकालकर मुझे अपने गैराज कलेक्शन की तस्वीरें भी दिखाई। ड्यूकाटी पनिगाल V4, BMW HP4 रेस और MV एगुस्टा F4 क्लॉडियो जैसी दुर्लभ मशीन्स उसमें मौजूद थी। हर बाइक मोटरसाइकिल वर्ल्ड की एक आर्ट पीस थी और लाखों राइडर्स का अल्टीमेट ड्रीम भी। फिर ली वेहान ने फोन नीचे रखा और मेरी तरफ
तरफ देकर कहा, मैंने एक छोटी सी जगह बनाई है, एक तरह का प्राइवेट गैराज और एंथुजियास्ट क्लब। यहाँ तुम्हारे और मेरे जैसे लोग आते हैं जो सच में बाइक से प्यार करते हैं और उसे समझते हैं। हम लोग साथ बैठकर बातें करते हैं, बाइकों पर काम करते हैं और कभी कभी ट्रैक पर भी कुछ लैप्स लगा लेते हैं। क्या तुम्हारी दिलचस्पी होगी यहाँ आने में? मैं समझ गया कि यह सिर्फ एक साधारण इन्विटेशन नहीं था, यह एक बिल्कुल नई दुनिया का टिकट था, एक ऐसे इलीट सर्कल का हिस्सा बनने का मौका जहाँ टॉप राइडर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद थे। इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं था। बिल्कुल, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए मजबूती से सिर हिलाया। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। अगले शनिवार दोपहर मैं उनके भेजे हुए लोकेशन पर पहुंचा। यह शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक शांत इंडस्ट्रियल पार्क था। नेविगेशन मुझे एक साधारण सी ग्रे वेयरहाउस बिल्डिंग तक ले गया। बाहर से देखने पर उसमें कुछ खास नहीं था, न कोई साइन बोर्ड, न कोई लोगो, सिर्फ एक भारी रोलर डोर था। मैंने बाइक पार्क की और थोड़ा हैरान होकर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के पास एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर लगा था। मैंने अपने फोन में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन को स्कैन किया। तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस सुनाई दी, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, मिस्टर जो हेंग, वेलकम। और वह भारी रोलर डोर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अंदर का दृश्य देखते ही मेरी सांसें थम गईं। यह कोई वेयर हाउस नहीं था, यह तो मोटरसाइकिल टेम्पल था। विशाल हाई सीलिंग स्पेस को कई सेक्शंस में बांटा गया था। बाईं ओर एक प्रोफेशनल मेंटेनेंस एरिया था जहां कई हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, पूरी दीवार पर लगे टॉप क्लास टूल्स और हर तरह के प्रिसिजन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे। कुछ प्रोफेशनल टेक्नीशियंस पूरी लगन से एक अप्रिलिया RSV4 की सर्विस कर रहे थे। दाईं ओर एक विशाल और चमकदार डिस्प्ले एरिया था जहां दुनिया की टॉप मोटरसाइकिल्स किसी आर्ट गैलरी की तरह स्पॉटलाइट्स के नीचे सजी हुई थी। हर बाइक बिल्कुल चमक रही थी और धातु की शानदार चमक बिखेर रही थी। सीधे सामने 2 मंजिला लाउंज एरिया था। नीचे बार काउंटर और सोफा जोन था, जबकि ऊपर बिलियर्ड्स रूम और सिमुलेटर एक्सपीरियंस जोन दिखाई दे रहा था। उस समय वहां 7-8 लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठकर बातचीत कर रहे थे। ली वेहान ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर हाथ हिलाया और मेरी तरफ चले आए। कैसा लगा? मेरा सीक्रेट बेस बुरा नहीं है ना? उन्होंने पूछा। बुरा? यह तो उससे कहीं ज्यादा है, मैंने दिल से कहा। वेहान हंस पड़े। यहाँ सब अपने ही लोग हैं। अब मुझे ली सर मत कहा करो, लाओली या लीगे कह सकते हो। उन्होंने अपनापन दिखाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बाकी सदस्यों से मिलवाया। सबसे पहले उन्होंने सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने एक सभ्य व्यक्ति की ओर इशारा किया। ये हैं डॉक्टर सन, रूजन हॉस्पिटल के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सबसे बेहतरीन सर्जन्स में से एक। डॉक्टर सन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने एक युवा व्यक्ति की ओर इशारा किया। ये हैं लॉयर जाओ। उसके बाद उन्होंने कंधों तक लंबे बालों वाले कलाकार जैसी पर्सनैलिटी रखने वाले व्यक्ति का परिचय कराया। ये हैं मिस्टर लिन। इन्होंने अपनी गेमिंग कंपनी बनाई थी जो अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मिस्टर लिन ने मुस्कुराते हुए अपना ग्लास मेरी ओर उठाया। ली वेहन एक एक करके सभी का परिचय कराते गए। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का इलीट था, लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी, मोटरसाइकिल्स के प्रति हड्डियों तक उतर चुका जुनून। यह सच मायनों में एक टॉप लेवल सर्कल था। मैंने मुस्कुराकर सबसे हाथ मिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा कि अगर वांग जानजून ने वह बेवकूफी न की होती तो शायद मुझे जिंदगी में कभी ऐसे लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी किस्मत इंसान को सबसे अजीब रास्तों से आगे बढ़ाती है। तभी अचानक एक आवाज आई, तो तुम वही H2 एक्सप्लोरर एडिशन वाले हो? बोलने वाला लगभग 27-28 साल का युवक था जो हम सबसे थोड़ा दूर बैठा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। वही आदमी ना जिसके पड़ोसी ने उसकी बाइक बेच दी थी और तुमने पलटकर उसे सीधे 11 साल की जेल भिजवा दिया। उसकी बात खत्म होते ही माहौल थोड़ा असहज हो गया। ली वेहान ने हल्का सा भौहें सिकुड़ते हुए कहा, शौमा, बात करने का यह तरीका नहीं है। लेकिन वह युवक नहीं रुका। उसका नाम मा जून था। उसका परिवार रियल एस्टेट बिजनेस करता था और वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का था। उसकी अपनी मॉडिफाइड BMW S1000R थी। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, लीगे, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है, बस जिज्ञासा है। सुना है तुम तो एक साधारण ऑफिस एम्प्लॉई हो, 2 साल की कमाई जोड़कर यह बाइक खरीदी। आखिर क्यों? बाइक राइडिंग बहुत महंगा शौक है, सिर्फ फैशन से काम नहीं चलता, पॉकेट भी भारी होनी चाहिए। उसकी बातों में साफ घमंड झलक रहा था और मतलब यही था कि मेरी आर्थिक हैसियत इस सर्कल के लायक नहीं है। बाकी लोग चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में भी उत्सुकता थी। मैं शांत रहा और बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान हूँ। इस बाइक को खरीदने में मेरी लगभग सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने जो भी पैसा खर्च किया वह अपनी मेहनत से कमाया है। मैं इस बाइक से उतना ही प्यार करता हूँ जितना डॉक्टर सन अपने सर्जिकल स्कैल्पल से या लॉयर जाओ कानून की किताबों से करते हैं। पैशन का अमीर या गरीब होने से कोई संबंध नहीं होता। मेरी बात सुनकर डॉक्टर सन और लॉयर जाओ दोनों ने सिर हिलाया। मजून का चेहरा उतर गया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन सिर्फ बातें करने से कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। मेरी BMW S1000R कुछ दिनों से कॉर्नर लेते समय फ्रंट एंड पर फ्लोटिंग फील दे रही है। तुम खुद को टेक्निकल एक्सपर्ट कहते हो ना? चलो देखकर बताओ आखिर दिक्कत क्या है। अगर सही वजह बता दी तो मैं मान जाऊंगा। ये खुली चुनौती थी। ली वेहन बीच में आने वाले थे, लेकिन मैंने मुस्कुराकर उन्हें रोक दिया। ठीक है, चलो बाइक दिखाओ। मेरे इतनी आसानी से मान जाने पर माँ जून खुद चौंक गया और मुझे मेंटेनेंस एरिया में ले गया। बाकी सभी लोग भी हमारे पीछे आ गए। उसकी BMW S1000R हाइड्रोलिक लिफ्ट पर खड़ी थी। कार्बन फाइबर बॉडी पैनल्स, रेसिंग फुटएग्स और महंगे AK फोर्ज्ड व्हील्स लगे हुए थे। मैंने बाइक को हाथ तक नहीं लगाया, बस उसके चारों ओर घूमकर ध्यान से देखा और
और पूछा, तुम्हें हार्ड सस्पेंशन सपोर्ट पसंद है? उसने कहा, हाँ, माउंटेन रन्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने फिर पूछा, जब तुमने फोर्ज्ड व्हील्स लगाए थे तब क्या हाई प्रिसीजन डायनामिक बैलेंसिंग कराया था? वो थोड़ा झिझका, वर्कशॉप वालों ने किया था, शायद ठीक ही होगा। मैं मुस्कुराया और बोला, असल समस्या यही है, एक फोर्ज्ड व्हील्स फैक्ट्री व्हील्स से लगभग आधे वजन के हैं। जब अनस्प्रंग मास इतनी कम हो जाती है तो सस्पेंशन सेटअप दोबारा ट्यून करना पड़ता है, लेकिन तुमने पुराने हाई प्रीलोड सेटिंग्स ही रहने दिए। इसी वजह से फ्रंट व्हील की रोड कांटेक्ट कम हो गई और कॉर्नर लेते समय हल्की सी उछाल बढ़कर तुम्हें फ्रंट एंड फ्लोटिंग जैसी फील देने लगी। और इस लेवल के मॉडिफिकेशन के लिए साधारण डायनामिक बैलेंसिंग काफी नहीं होती, लेजर डायनामिक बैलेंसिंग करनी पड़ती है, जहां एरर 1 ग्राम से भी कम हो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारे फ्रंट व्हील पर लगे बैलेंसिंग वेट्स कम से कम 20 ग्राम होंगे। मेरी बात खत्म होते ही पूरा गैराज शांत हो गया। सभी लोग मुझे हैरानी से देखने लगे, यहाँ तक कि ली वेहन भी। माजून जल्दी से फ्रंट व्हील के पास गया और टायर पर लगे बैलेंसिंग वेट्स गिनने लगा। जब कुल वजन लगभग 20 ग्राम निकला तो उसका चेहरा एकदम उतर गया। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि अब सच उसके सामने था। मैंने अंदाजा नहीं लगाया था, मैंने सीधे समस्या की जड़ पकड़ ली थी। वहां मौजूद हर अनुभवी राइडर अच्छी तरह जानता था कि अनस्प्रंग मास, प्रीलोड और डायनामिक बैलेंसिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स किसी भी मोटरसाइकिल की हैंडलिंग और कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस पर कितना बड़ा असर डालते हैं। सिर्फ फर्क इतना था कि बहुत कम लोग मेरी तरह सिर्फ देखकर ही किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते थे। कुछ पल तक पूरा गराज खामोश रहा। आखिरकार माजून ने दांत भींचते हुए 2 शब्द कहे। मैं मान गया, वह मेरे सामने आया। उसके चेहरे पर अभी भी हल्की सी शर्मिंदगी थी, लेकिन उसकी आंखों से घमंड और शक पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक सच्चे टेक्नीशियन वाला सम्मान दिखाई दे रहा था। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आज मैं हार मानता हूँ। आज रात डिनर मेरी तरफ से रहेगा, इसे मेरी माफी समझना। उसका रवैया मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सीधा और ईमानदार था। मैं मुस्कुराया और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। कोई बात नहीं, हम सब यहाँ बाइक लवर्स हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल डिस्कशन था। मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि माजुन जैसे लोगों के लिए उनके सबसे बड़े गर्व को सामने से गलत साबित कर देना किसी भी अपमान या ताने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। इस छोटी सी घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। उस दिन के बाद इस सर्कल में किसी ने भी मेरी नौकरी या मेरी साधारण बैकग्राउंड की वजह से मुझे कभी कम नहीं आंका। मैंने अपने नॉलेज और स्किल्स से सबका सम्मान जीत लिया था। तभी ली वेहान मेरे पास आए। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। जो हेंग, तुमने तो हमें भी चौंका दिया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मोटरसाइकिल्स की तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक पहुंच चुकी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस मुझे मशीन्स को समझना पसंद है। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ शौक या रिसर्च नहीं है, ये टैलेंट है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अपने इस पैशन को अपना करियर बना सकते हो? मैं एक पल के लिए चौंक गया। लीगे, आपका मतलब? उन्होंने बिना रुके कहा, मेरी रेसिंग टीम में एक टेक्निकल डायरेक्टर की जगह खाली है। मैं उन्हें हैरानी से देखने लगा। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास एक सेमी प्रोफेशनल रेसिंग टीम है, होंगयुआन पावर रेसिंग टीम। हम डोमेस्टिक ट्रैक रेस और नेशनल चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेते हैं। पहले हमारी टीम का टेक्निकल हेड एक इटालियन इंजीनियर था, लेकिन कुछ समय पहले वह फैमिली रीजंस की वजह से अपने देश लौट गया। तब से मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं समझता हो, बल्कि मोटरसाइकिल से सच्चा प्यार भी करता हो। आज तुम्हें देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि उस पोजीशन के लिए तुम सबसे सही इंसान हो। उनकी यह बात मेरे दिमाग में किसी बम की तरह फटी। रेसिंग टीम का टेक्निकल डायरेक्टर, यह हर मोटरसाइकिल लवर का ड्रीम जॉब था। अपने पैशन और करियर को एक साथ जीने का मौका। मैं कुछ पल चुप रहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मेरे पास रेसिंग टीम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ली वेहान मुस्कुराए। एक्सपीरियंस समय के साथ आ जाएगा, लेकिन मशीन्स को समझने की तुम्हारी टैलेंट कोई सिखा नहीं सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी मौजूदा सैलरी से 3 गुना ज्यादा पैकेज दूंगा। इसके अलावा टीम की परफॉर्मेंस पर प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलेगी। तुम्हारा काम सिर्फ बाइक्स की मॉडिफिकेशन, सस्पेंशन ट्यूनिंग, सेटअप और ट्रैक डेटा एनालिसिस संभालना होगा। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो? उनकी आंखों में पूरा विश्वास था। मैं समझ गया कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ मेरी स्टेबल, सेफ और कंफर्टेबल व्हाइट कॉलर जॉब थी, और दूसरी तरफ मेरा सबसे बड़ा पैशन, मेरा सपना और एक बिल्कुल नई दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने ज्यादा देर तक सोचा ही नहीं। इंसान को जिंदगी में कितनी बार ऐसा मौका मिलता है कि वह वही काम करे जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता हो। मैं पहले ही जिंदगी में बहुत से मौके खो चुका था। इस बार मैं अपने सपने को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मैंने ली वेहान की आंखों में देखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्लब से बाहर निकलते निकलते शाम हो चुकी थी। डूबते सूरज की रोशनी ने मेरी परछाई को बहुत लंबा कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, मानो बादलों पर चल रहा हूँ। जिंदगी अब उस तरीके से खुलकर सामने आ रही थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं अपनी कार चलाकर अपने रेजिडेंशियल सोसाइटी पहुंचा। जैसे ही कार पार की, मैंने एक जाना पहचाना लेकिन अजनबी सा चेहरा अपनी बिल्डिंग के एंट्रेंस पर मेरा इंतजार करते देखा। वह वांग बिन था। वह पहले से बहुत ज्यादा थका और टूटा हुआ लग रहा था। उसने सिलवटों से भरी हुई शर्ट पहन रखी थी, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून सी लाल थीं। उसके अंदर पहले
पहले वाली जरा भी अकड़ या घमंड नहीं बचा था। मुझे देखते ही वह ऐसे भाकर आया जैसे उसे आखिरी उम्मीद मिल गई हो। भाई जो, मिस्टर जो, वह लगभग रोते हुए बोला, कृपया हम पर रहम कर दीजिए, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। वह कॉम्पेंसेशन की रकम हम सच में नहीं चुका सकते। हमारा घर बिक गया, कार भी बेच दी, कंपनी भी बैंकरप्सी में चली गई। अब बैंक का इतना कर्ज है कि चुकाना नामुमकिन हो गया है। मेरी माँ बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई है और मेरे पिता अंदर जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं। वह रो रो कर अपनी हालत सुनाता रहा। बस मेरे पैरों पर गिरना ही बाकी रह गया था। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरे दिल में जरा भी सिंपैथी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ उस पर तरस नहीं बल्कि अफसोस हो रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, आज जो कुछ भी तुम झेल रहे हो वह मैंने नहीं किया। यह सब तुमने और तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से चुना था। जिस दिन तुम लोगों ने दूसरों की प्रॉपर्टी और उनकी डिग्निटी को रौंदने का फैसला किया था, उसी दिन तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि एक दिन इसका यही अंजाम होगा। इतना कहकर मैंने इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट अग्रीमेंट उसके हाथ में दिया और सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। पीछे से वांग बिन की निराशा भरी चीखें और गालियां सुनाई देती रहीं, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह और मैं बहुत पहले ही दो अलग अलग दुनिया के इंसान बन चुके थे। मेरी दुनिया सितारों जितनी विशाल थी, रेसिंग ट्रैक और दूर तक फैले सपनों की दुनिया, जबकि उसकी दुनिया सिर्फ उसी गहरे गड्ढे तक सिमट चुकी थी जिसे उसने अपने ही हाथों से खोदा था और जिसका नाम था कॉन्सिक्वेंसेस। जिस दिन मैंने मिस्टर चेन को अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया, उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई। वह बस मुस्कुराए और अपने सबसे कीमती दा होंग पाओ टी का एक कप बनाकर मुझे दिया। फिर बोले, मुझे पता था कि तुम्हारे जैसा ड्रैगन एक दिन न एक दिन समंदर में जरूर जाएगा। मेरा यह छोटा सा तालाब तुम्हें हमेशा नहीं रोक सकता। हम दोनों ने बहुत देर तक कारों, भविष्य और अपने सपनों के बारे में बातें की। जाते समय उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब से होंगयुआन टेक्नोलॉजी के सारे कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स तुम ही हमारी कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करोगे। इसे तुम्हारे नए टेक्निकल डायरेक्टर बनने का पहला वेलकम गिफ्ट समझो। और हाँ, ये जगह हमेशा तुम्हारा अपना घर रहेगी। मेरा दिल भावुक हो गया और मैंने जोर से सिर हिला दिया। एक अच्छा लीडर सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं होता, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर भी होता है। मैंने अपनी पुरानी सुबह 9 से शाम 5 वाली नौकरी को अलविदा कह दिया और आधिकारिक रूप से उस दुनिया में कदम रखा जहां हर तरफ इंजन ऑयल और पेट्रोल की खुशबू बसी हुई थी। होंगयुआन पावर रेसिंग टीम का बेस ली वेईहान के प्राइवेट क्लब से भी कहीं ज्यादा बड़ा और प्रोफेशनल था। यहाँ कोई आलीशान डेकोरेशन नहीं था, सिर्फ ठंडी धातु और बेहद सटीक इंस्ट्रूमेंट्स थे। विशाल डस्ट फ्री वर्कशॉप के अंदर 3 हेवी मॉडिफाइड यामाहा R1M रेसिंग बाइक्स खड़ी थी। हर एक की कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि आम इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरी मंजिल पर डेटा एनालिसिस सेंटर था, जहां दर्जनों हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स एक विशाल डिस्प्ले स्क्रीन से जुड़े हुए थे, जिन पर तरह तरह के जटिल टेलीमेट्री डेटा कर्व्स लगातार चमक रहे थे। यही वह जगह थी जहां मुझे आने वाले समय में अपनी असली लड़ाई लड़नी थी। रेसिंग टीम के मैनेजर का नाम झांग ताओ था। लगभग 40 साल का, सांवली त्वचा और मजबूत शरीर वाला आदमी। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी नजरें बाज की तरह तेज थीं। उसने मेरा हाथ मिलाते हुए सिर्फ इतना कहा, स्वागत है डायरेक्टर जो। हमारी टीम के लोगों का स्वभाव थोड़ा अजीब है, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं महसूस कर सकता था कि उसके व्यवहार में सावधानी और परखने वाली भावना छिपी हुई थी। टीम के कोर मेंबर्स ज्यादा नहीं थे। मैनेजर झांग ताओ के अलावा चीफ टेक्नीशियन मास्टर लियू थे, जिन्हें सब लोग ओल्ड लियू कहते थे। 50 साल से ऊपर उम्र के इस अनुभवी टेक्नीशियन के दोनों हाथ पुराने घावों और मेहनत के निशानों से भरे हुए थे। कहा जाता था कि उन्होंने चीन में 30 साल तक रेसिंग व्हीकल्स पर काम किया था और उनका एक्सपीरियंस बेहद गहरा था। मुझे देखते ही उन्होंने बस नाक से हल्की सी हूं की आवाज निकाली, सिर तक नहीं उठाया। उसकी नजर में मेरे जैसा, जो सिर्फ बातों और पीपीटी के दम पर टेक्निकल डायरेक्टर बना हो, शायद किसी बेकार इंसान से ज्यादा नहीं था। बाकी 3 युवा टेक्नीशियन और 2 डेटा एनालिस्ट थे। वे मुझे जिज्ञासा से देख रहे थे, लेकिन बस उतना ही। आखिर में झांग ताओ मुझे टीम के ट्रम्प कार्ड और चीफ राइडर गांव फई से मिलाने ले गया। लगभग 23-24 साल का एक नौजवान, बेहद हैंडसम, लेकिन चेहरे पर जबरदस्त घमंड और बागीपन साफ दिखाई देता था। वह अभी अभी सिमुलेटर से उतरा था और अब भी रेसिंग सूट पहने हुए था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, तो आप ही हैं जिन्हें मिस्टर ली नए डायरेक्टर बनाकर लाए हैं। सुना है पहले इंटरनेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। उम्मीद है आपकी टेक्नोलॉजी कम से कम आपकी निंजा H2 जितनी तो दमदार होगी। उसकी बातों में साफ चुनौती छिपी हुई थी, लेकिन मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैं जानता था कि जो लोग रेसिंग ट्रैक पर अपनी जान और स्पीड के भरोसे जीते हैं, उनके लिए कोई भी रिज्यूम या टाइटल मायने नहीं रखता। अगर उनका सम्मान जीतना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी असली काबिलियत दिखाना। मैंने गांव फई की चुनौती को नजरअंदाज किया और सीधे उसकी बाइक यानी कार नंबर 1 के पास जाकर बोला, मैनेजर झांग, क्या पिछली रेस में नंबर 1 बाइक का पूरा टेलीमेट्री डेटा निकाल सकते हैं और इस्तेमाल किए हुए टायर्स की फोटोज भी चाहिए। झांग ताओ एक पल के लिए चौंका, फिर सिर हिलाकर बोला, जरूर। अगले पूरे 5 घंटे मैं डेटा एनालिसिस सेंटर में बैठा रहा। मैंने जुहाई सर्किट पर गांव फई की हर लेप को सैकड़ों छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एनालाइज किया। थ्रॉटल ओपनिंग, ब्रेक प्रेशर, इंजन RPM, सस्पेंशन कंप्रेशन, रीबाउंड, मैंने एक भी डिटेल नहीं छोड़ी। शाम 5 बजे मैं अपनी प्रिंटेड रिपोर्ट लेकर कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचा और सबको बुलाया। गांव फई अब भी चेहरे पर तिरस्कार ली
बैठा था और ओल्ड लियू के चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। मैंने स्क्रीन पर पिछले रेस के बाद के रियर टायर की एक फोटो दिखाई और कहा, ये पिछली रेस के बाद दाएं रियर टायर की फोटो है। आप देख सकते हैं कि टायर के किनारे पर साफ टीयर मार्क्स हैं, जिन्हें आम भाषा में कोल्ड टीयर कहा जाता है। ओल्ड लियू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह बिल्कुल नॉर्मल है। जुहाई सर्किट में राइट टर्न्स ज्यादा हैं, इसलिए दाईं तरफ वेयर ज्यादा होता है। ऊपर से उस दिन टेम्परेचर भी कम था, इसलिए टायर सही वर्किंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया। उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसी थी, उसमें कोई गलती नहीं थी। मैंने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही, लेकिन सवाल ये है कि कोल्ड टीयर सिर्फ टायर के किनारे पर ही क्यों दिखाई दिया? अगर वजह सिर्फ टेम्परेचर होती तो पूरे टायर सरफेस पर ऐसे ही निशान दिखाई देते। मैंने अगली स्लाइड बदली। यह T7 से T8 हेयरपिन कॉर्नर के एग्जिट की डायनामिक सस्पेंशन ग्राफ थी। रेड लाइन कंप्रेशन है और ग्रीन लाइन रिबाउंड। आप सब देख सकते हैं कि कॉर्नर एग्जिट पर फुल थ्रॉटल देते समय रियर सस्पेंशन बहुत तेजी से कंप्रेस हुआ, लेकिन उसके बाद उसका रिबाउंड बहुत ज्यादा तेज था। इससे बाइक का रियर अचानक बाउंस करने लगा, टायर का रोड पर प्रेशर अस्थिर हो गया और उन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में टायर एक साथ स्लाइड भी कर रहा था और रोड को टीयर भी कर रहा था। इसलिए टायर के किनारे पर ऐसा खास निशान बना। मेरी बात खत्म होते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल शांत हो गया। ओल्ड लियू के चेहरे की झुंझलाहट शॉक में बदल चुकी थी। गांव फई की आंखों में जो तिरस्कार था वह भी जम गया, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा था वही एहसास उसे रेस के दौरान हुआ था। उसे हमेशा लगता था कि उस कॉर्नर से निकलते समय बाइक का रियर उसका कहना नहीं मान रहा था, लेकिन वजह समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि शायद उसने थ्रॉटल ज्यादा खोल दिया था, जबकि असली समस्या सस्पेंशन के रिबाउंड डैम्पिंग में थी। मैंने कहा, मेरा सुझाव है कि रियर सस्पेंशन का रिबाउंड डैम्पिंग 2 क्लिक धीमा कर दिया जाए। इससे बाइक की एजिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन कॉर्नर एग्जिट स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। मेरा अनुमान है कि लैप टाइम कम से कम 0.3 सेकंड तेज हो जाएगा। मैं सबके हैरान चेहरों को देखते हुए शांत स्वर में बोला, यही मेरा निष्कर्ष है। मैं जानता था कि इसी पल से रेसिंग टीम में मेरी असली पहचान बन चुकी थी। 3 दिन बाद जुहाई इंटरनेशनल सर्किट में होंगयुआन पावर रेसिंग टीम ने पूरे दिन की प्राइवेट टेस्टिंग के लिए ट्रैक बुक किया। ये मेरे डायरेक्टर बनने के बाद पहली असली परीक्षा थी और मेरी थियोरी को साबित करने का एकमात्र मौका भी। पिट एरिया में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। ओल्ड लियू 2 टेक्नीशियन के साथ मेरी रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 बाइक की फाइनल सेटअप कर रहा था। अब उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड नहीं था, बल्कि सीखने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। गांव फई रेस्ट चेयर पर बैठा स्पोर्ट्स ड्रिंक पी रहा था और बीच बीच में मेरी तरफ देख लेता था। उसकी नजरों में उम्मीद भी थी, शक भी और हल्का सा एक्साइटमेंट भी। आखिर एक राइडर के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि वह पहले से तेज हो जाए। तभी झांग दाओ मेरे पास आया और पानी की बोतल देते हुए बोला, डायरेक्टर जो, कितनी कॉन्फिडेंस है। मैंने बोतल खोलकर एक घूंट पिया और मुस्कुराते हुए कहा, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे 100% भरोसा है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने कुछ नहीं कहा, बस जोर से सिर हिलाया। सुबह 10 बजे ट्रैक का टेम्परेचर बिल्कुल आइडियल हो चुका था। गांव भाई पूरी तरह तैयार होकर नंबर 1 बाइक पर बैठ गया। इंजन की गड़गड़ाहट पूरे पिट एरिया में गूंज उठी। मैंने रेडियो पर कहा, पहले 3 लैप आराम से दौड़ो, टायर वार्म करो और बाइक का फील लो। उसने तुरंत जवाब दिया, रिसीव्ड। उसकी आवाज शांत और प्रोफेशनल थी। यामाहा R1M नीले तीर की तरह पिट लेन से निकलकर ट्रैक पर दौड़ पड़ी। डेटा सेंटर की स्क्रीन पर लाइव टेलीमेट्री डेटा स्क्रॉल होने लगा। मेरी नजरें लगातार रियर सस्पेंशन की ग्राफ अटकी थी। पहला लैप 1 मिनट 87.2 सेकंड, दूसरा 1 मिनट 27.5 सेकंड, तीसरा 1 मिनट 26.1 सेकंड। वह बहुत जल्दी रिदम में आ गया। मैंने रेडियो पर पूछा, कैसा लग रहा है? उसने जवाब दिया, काफी अच्छा, बाइक पहले से ज्यादा स्टेबल महसूस हो रही है, खासकर हाई स्पीड कॉर्नर्स में, लेकिन स्लो कॉर्नर्स में फ्रंट थोड़ा हैवी लग रहा है। पहले जैसी शार्प फीलिंग नहीं है। उसका फीडबैक बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन जैसा था। रिबाउंड डैम्पिंग कम करने से एजिलिटी कम होना तय था। मैंने कहा, घबराओ मत, चलते रहो, ब्रेकिंग और भी अग्रेसिव करो और कॉर्नर में थोड़ा देर से एंट्री लो, इससे एजिलिटी की कमी पूरी हो जाएगी। मुझ पर और बाइक पर भरोसा रखो। अगले लैप में गांव फई ने पूरी ताकत लगा दी। स्क्रीन पर प्रेडिक्टेड लैप टाइम पहली बार ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब था कि वह अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ने वाला है। पूरे पिट एरिया में सबने सांस रोक ली। जैसे ही उसने फिनिश लाइन पार की, टाइमर 1 मिनट 35.7 सेकंड पर रुक गया। उसका पर्सनल बेस्ट पूरे 0.4 सेकंड से टूट चुका था। पिट एरिया में हल्की सी खुशी की आवाज गूंज उठी। ओल्ड लियू ने भी अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन गांव फई फिर भी संतुष्ट नहीं था। उसने रेडियो पर कहा, अब भी नहीं, लगता है मैं लिमिट पर पहुंच गया हूँ। T9 हाई स्पीड कॉर्नर में अभी भी फुल स्पीड से जाने की हिम्मत नहीं हो रही। हमेशा लगता है बाइक कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। वह जुहाई सर्किट के सबसे मुश्किल कॉर्नर की बात कर रहा था, जहां स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर पहुंच जाती थी और जहां राइडर की हिम्मत और बाइक की सेटअप दोनों की असली परीक्षा होती थी। मैंने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। सस्पेंशन का सेटअप तो बिल्कुल सही था, फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने सस्पेंशन डेटा से नजर हटाकर चैसी जियोमेट्री डेटा देखना शुरू किया, रेक एंगल, ट्रेल, व्हील बेस। तभी मेरे दिमाग में एक साहसी आइडिया आया। मैंने तुरंत आदेश दिया, गांव फई तुरंत पिट में वापस आओ। बाइक पिट बॉक्स में लौटी। गांव फई ने हेलमेट उतारकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ देखे बिना सीधे ओल्ड लियू से कहा, मास्टर लियू, फ्रंट फोक ट्रिपल क्लैंप खोलिए और फ्रंट फोक को 5 मिलीमीटर नीचे कर दीजिए। मेरी बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। ओल्ड लियू की आंखें फैल गईं। डायरेक्टर जो, आप मजाक तो नहीं कर रहे? फ्रंट फोक नीचे करने का मतलब है रेक एंगल कम करना और ट्रेल छोटा करना। बाइक ज्यादा एजाइल तो होगी, लेकिन हाई स्पीड कॉर्नर में और भी ज्यादा
अनस्टेबल हो जाएगी। ये तो बिल्कुल उल्टी ट्यूनिंग है। उसकी बात सबके मन की आवाज थी। ये रेसिंग सेटअप के लगभग हर नियम के खिलाफ था। गांव फई भी घबरा गया। हाँ डायरेक्टर, अगर ऐसा किया तो मैं D9 में और भी नहीं जा पाऊंगा। मैंने सबकी तरफ देकर सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, नहीं, तुम लोग सिर्फ रेक एंगल और ट्रेल देख रहे हो, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारी R1M को एक्सट्रीम लाइट वेट बनाने के लिए बहुत सारे कार्बन फाइबर पार्ट्स लगाए गए हैं, इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से ही स्टॉक बाइक से ऊंचा है। और गांव फई, तुम्हारी राइडिंग स्टाइल में बॉडी हैंग ऑफ भी बहुत ज्यादा है। इन दोनों वजहों से हाई स्पीड कॉर्नर में राइडर और बाइक का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर चला जाता है, इसलिए सस्पेंशन कितना भी ट्यून कर लो, तुम्हें हमेशा इंस्टेबिलिटी महसूस होगी। मैं फ्रंट हाइट 5 मिलीमीटर कम करके पूरी बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लाना चाहता हूँ, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्टेबिलिटी जियोमेट्री बदलने से आने वाली इंस्टेबिलिटी को पूरी तरह बैलेंस कर दे। ये बहुत रिस्की है, लेकिन कोशिश करने लायक है। मेरी ये पूरी थ्योरी सबको किसी काल्पनिक कहानी जैसी लगी। ओल्ड लियू और गाओ फई दोनों मेरी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान रह गए। पिट एरिया एक बार फिर गहरी खामोशी में डूब गया। वहाँ मौजूद हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई पागल हूँ। आखिरकार झांग ताओ ने चुप्पी तोड़ी। उसने पहले गांव फई की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और दृढ़ आवाज में कहा, डायरेक्टर जो की बात मानो। उसकी यह एक बात अंतिम फैसला साबित हुई। ओल्ड लियू के मन में अब भी ढेरों सवाल थे, लेकिन फिर भी उसने टूल्स उठाए और काम शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। गांव फई बेहद घबराए हुए मन से एक बार फिर बाइक लेकर ट्रैक पर उतर गया। इस बार टीम का हर सदस्य ट्रैक के किनारे सेफ्टी वॉल के पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा था। D9 हाई स्पीड कॉर्नर, उसने एपेक्स को पार किया, फुल थ्रॉटल, और इस बार उसने सचमुच पूरा थ्रॉटल खोल दिया। अगले ही पल मेरे हेडसेट में गांव फई की जोशीली चीख गूंज उठी। एक्साइटमेंट के कारण उसकी आवाज तक बदल गई थी। मैंने कर दिखाया, हे भगवान, ये बाइक तो कमाल की स्टेबल है, ऐसा लग रहा है जैसे रोड से चिपक गई हो। पूरे पिट एरिया में जोरदार तालियों और खुशी की आवाज गूंज उठी। उसी समय डेटा सेंटर से भी रिपोर्ट आई, लेटेस्ट लैप टाइम 1 मिनट 34.9 सेकंड। हम आखिरकार 34 सेकंड के अंदर पहुंच गए। ओल्ड लियू ने खुशी में अपने हाथ की स्टॉप वॉच वहीं फेंक दी और दौड़कर मुझे जोर से गले लगा लिया। डायरेक्टर जो, आप तो सचमुच जीनियस हैं। जुहाई टेस्ट की इस शानदार सफलता ने रेसिंग टीम में मेरी ऐसी प्रतिष्ठा बना दी जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। अब मेरी किसी भी बात या फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाता था। ओल्ड लियू मेरा सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। मैं अगर पूर्व कहता तो वह कभी पश्चिम नहीं जाता। गांव फई तो मेरी इतनी इज्जत करने लगा कि हर समय मुझे भाई जो कहकर ही बुलाता था, मानो हम वर्षों पुराने दोस्त हों। पूरी रेसिंग टीम का माहौल पहले से कहीं ज्यादा एकजुट, उत्साह से भरा और जोश से लबरेज था। आने वाली नेशनल सुपर मोटरसाइकिल चैंपियनशिप को लेकर हर सदस्य पूरे आत्मविश्वास और उम्मीद से भरा हुआ था। रेसिंग टीम के बेस पर लौटे ही मैंने तुरंत पूरी टीम की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में मैंने आधिकारिक रूप से अपनी डेटा ड्रिवन रेसिंग टीम मैनेजमेंट की सोच सबके सामने रखी। मैंने इंटरनेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हुए जो एक्सपीरियंस हासिल किया था उसे रेसिंग टीम के मैनेजमेंट में लागू कर दिया। अब हर ट्रेनिंग सेशन और हर रेस को एक अलग प्रोजेक्ट माना जाने लगा। रेस से पहले हम ट्रैक की विशेषताओं के आधार पर डिटेल्ड डेटा सिमुलेशन और स्ट्रेटेजी तैयार करते। रेस के दौरान मैं पीछे डेटा सेंटर में बैठकर रियल टाइम डेटा एनालाइज करता और राइडर को बिल्कुल सटीक इंस्ट्रक्शंस देता। रेस खत्म होने के बाद पूरी टीम मिलकर डिटेल्ड रिव्यू करती ताकि हर डेटा और हर एक्सपीरियंस हमारे नॉलेज बेस का हिस्सा बन जाए। टाइमिंग टीम प्रॉब्लम को लोकेट करती, मैं डेटा एनालाइज करता और फिर पूरी टीम मिलकर उसका सबसे सही सॉल्यूशन निकालती। इस बिल्कुल नए वर्किंग मॉडल ने टीम के हर सदस्य को हैरान कर दिया। प्रक्रिया पहले से ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स जरूर हो गई थी, लेकिन एफिशिएंसी और एक्यूरेसी कई गुना बढ़ चुकी थी। पूरी होंगयुआन पावर रेसिंग टीम अब एक नई तरह से प्रोग्राम की गई प्रिसीजन मशीन की तरह तेजी और अनुशासन के साथ चलने लगी। कुछ दिनों बाद ली वेइहान बेस का निरीक्षण करने आए। उन्होंने टीम का पूरी तरह बदला हुआ माहौल और हर सदस्य की आंखों में चमकती उम्मीद देखी तो मेरी जमकर तारीफ की। जो हैंग, मैंने सचमुच सही इंसान चुना था। तुम टीम के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लाए बल्कि एक नई सोल लेकर आए हो। इस साल का चैंपियनशिप टाइटल मैं हर हाल में जीकर रहूंगा। उनकी महत्वाकांक्षा ने मेरे भीतर भी नई आग जला दी। चैंपियन बनना हर रेसिंग ड्राइवर और रेसिंग टीम का सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा सम्मान होता है। लेकिन ठीक उसी समय जब हम पूरी ताकत से चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे थे, रेसिंग सर्कल से एक अच्छी खबर नहीं बल्कि चिंता बढ़ाने वाली खबर आई। हमारे पुराने राइवल तियानलू रेसिंग टीम ने भी जुहाई सर्किट में एक सीक्रेट टेस्ट किया था और उनके एस राइडर लिन फेंग ने हैरान कर देने वाला लैप टाइम निकाला था, 1 मिनट 34.5 सेकंड। ये टाइम हमारी टेस्टिंग के दौरान गांव फई के बेस्ट लैप से पूरे 0.4 सेकंड तेज था। रेसिंग की दुनिया में 0.4 सेकंड का अंतर किसी विशाल खाई से कम नहीं होता। ये खबर मिलते ही टीम के अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था उस पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। गांव फई का चेहरा तो और भी ज्यादा गंभीर हो गया। लिन फेंग उसका बचपन से राइवल था। कार्टिंग के दिनों से दोनों लगातार एक दूसरे से भिड़ते आए थे। दोनों की एबिलिटी लगभग बराबर थी और कोई भी किसी से हार मानने को तैयार नहीं रहता था। लेकिन अब सामने वाला उससे 0.4 सेकंड आगे निकल चुका था। यह उसके लिए बहुत बड़ा मानसिक झटका था। गांव फई न्यूज देखते हुए बुदबुदाया, ये नामुमकिन है, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? उनकी बाइक भी हमारी जैसी
जैसी R1M है, मॉडिफिकेशन भी लगभग वही है। चाहे उनका टेक्नीशियन कितना भी अच्छा हो, सिर्फ सेटअप बदलकर 0.4 सेकंड का फायदा नहीं मिल सकता। ओल्ड ल्यू ने भी भौहें सिकोड़ ली। तियानलू टीम का टेक्निकल डायरेक्टर एक जापानीज इंजीनियर है, नाम दुबियान शियोंगी। रेसिंग सर्कल में उसकी काफी रेप्यूटेशन है, एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन उसका सेटअप हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। ऐसा लैप टाइम उसकी स्टाइल जैसा बिल्कुल नहीं लगा। मैंने तुरंत कंप्यूटर खोला और तियानलू टीम के पिछले सीजन की सभी रेस वीडियोस और पब्लिक डेटा निकाल ली। मैं फ्रेम बाय फ्रेम लिन फेंग की राइडिंग देखने लगा, उसकी रेसिंग लाइन, ब्रेकिंग पॉइंट, कॉर्नर एंट्री और राइडिंग स्टाइल को बार बार एनालाइज करता रहा। पूरा दोपहर डेटा सेंटर में बंद रहने के बाद आखिर शाम तक मुझे असली वजह मिल गई। मैंने तुरंत पूरी टीम को फिर से मीटिंग रूम में बुलाया। स्क्रीन पर मैंने 2 वीडियोस साथ साथ चला दी। बाईं तरफ T9 कॉर्नर में फुल थ्रॉटल के साथ गांव फई का वीडियो था और दाईं तरफ उसी कॉर्नर में लिन फेंग का वीडियो। मैंने सबकी तरफ देकर पूछा, बताइए क्या फर्क दिखाई दे रहा है? सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। सबसे पहले गांव फई बोला, रेसिंग लाइन अलग लग रही है। लिन फेंग मुझसे बाद में टर्न करता है और कॉर्नर में बाहर की तरफ से एंट्री लेता है। मैंने सिर हिलाया, सही कहा, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। असली फर्क कॉर्नर एग्जिट में है। मैंने दोनों वीडियोस ठीक उसी पल पर पॉज कर दिए जब दोनों बाइक्स कॉर्नर से बाहर निकल रही थी। फिर मैंने कहा, इन दोनों बाइक्स की बॉडी पोजीशन देखो। गांव फई की बाइक एग्जिट के समय लगभग सीधी हो चुकी है, लेकिन लिन फेंग की बाइक अभी भी बहुत बड़े लीन एंगल पर है। वह लगभग मोटो जीपी राइडर जैसी लार्ज लीन एंगल टेक्निक का इस्तेमाल करके इस हाई स्पीड कॉर्नर को पार कर रहा है। इस टेक्निक की वजह से वह कॉर्नर के अंदर ज्यादा स्पीड बनाए रखता है और एग्जिट पर उसे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। मेरी बात सुनकर पूरी टीम को असली वजह समझ आ गई, लेकिन गांव फई का चेहरा और भी भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, यह टेक्निक मैंने भी ट्राई की थी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। जैसे ही स्पीड बढ़ती है और लीन एंगल ज्यादा होता है तो बाइक का रियर तुरंत स्लाइड करने लगा है। उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह अब सिर्फ व्हीकल सेटअप की समस्या नहीं रही, बल्कि फिजिक्स की लिमिट है। मैंने गांव फई की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, हाँ, सामान्य परिस्थितियों में ये सचमुच फिजिक्स की लिमिट है, लेकिन अगर उस बाइक पर ऐसी कोई ब्लैक टेक्नोलॉजी लगी हो जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही ना हो, तब मैंने अगली स्लाइड खोली। वह एक हाई रेजोल्यूशन फोटो थी जो न्यूज रिपोर्ट से ली गई थी। फोटो में लिन फेंग की रेसिंग बाइक पिट एरिया में खड़ी थी और उसके साइड पैनल पर लगा एक छोटा सा सिल्वर बॉक्स मैंने लाल घेरे से मार कर रखा था। ओल्ड ल्यू पास आकर बोला, ये क्या है? मैंने जवाब दिया, मैंने इसकी काफी इन्वेस्टिगेशन की है। यह इटली की मैक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा हाल ही में विकसित किया गया 6th जनरेशन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर 6 एक्सिस जायरोस्कोप, GPS मॉड्यूल और कई इंटेलिजेंट सेंसर्स लगे हैं। यह बाइक के रियल टाइम लीन एंगल, एक्सेलरेशन और ट्रैक पोजीशन के अनुसार इंजन पावर को अपने आप एडजस्ट करता रहता है। आसान भाषा में कहूँ तो यह राइडर को कंट्रोल खोने की सीमा तक जाकर भी बाइक संभालने की ताकत देता है। मैंने आगे कहा, मैक्ट्रॉनिक ने तियानलू रेसिंग टीम के साथ एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट किया है। इस पूरे सीजन में चाइना रीजन के लिए यह सिस्टम सिर्फ उन्हें ही दिया गया है। यह खबर किसी भारी हथौड़े की तरह सबके दिल पर गिरी। एक्सक्लूसिव सप्लाई का मतलब था कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम पहले ही पूरी तरह पीछे रह चुके थे। कमरे में बैठे हर इंसान के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। तभी मैंने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि अगर उनके पास है तो हम नहीं बना सकते? मैं व्हाइट बोर्ड के पास गया और बड़े अक्षरों में लिखा, होंगयुन पावर TCU इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्टेड। मेरे मुंह से निकले शब्द, हम खुद बनाएंगे, पूरे मीटिंग रूम में किसी बम की तरह गूंज उठे। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूँ। सबसे पहले ओल्ड ल्यू उछल कर खड़ा हुआ, डायरेक्टर जो, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर से बनने वाली चीज नहीं है। ये ECU है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिदम्स हैं। इसके अंदर लगा एक चिप और एक लाइन कोड भी हमारी पूरी टीम की टेक्निकल नॉलेज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम इसे किससे बनाएंगे? प्यार से बिजली पैदा करेंगे क्या? उसकी उत्तेजना ही सबके मन की आवाज थी। गांव भाई भी चिंता से बोला, भाई जो, क्या यह फैसला थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी वाला नहीं है? मैं जानता हूँ कि आप हार नहीं मानना चाहते, लेकिन बिना उम्मीद की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। मैंने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मुझे पता है यह मुश्किल है, शायद सुनने में पागलपन लगे, लेकिन मुश्किल होने का मतलब हार मान लेना नहीं होता, और पागलपन का मतलब यह भी नहीं कि वह असंभव है। मैं व्हाइट बोर्ड के सामने गया और मार्कर उठाकर 3 बड़े बॉक्स बनाए। एक टॉप लेवल TCU सिर्फ 3 हिस्सों से बनता है। पहला, हार्डवेयर। इसमें हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर, 6 एक्सिस जायरोस्कोप, GPS मॉड्यूल, व्हील स्पीड सेंसर्स और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं। ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इन्हें खुद नहीं बना सकते, लेकिन ग्लोबल मार्केट से खरीद सकते हैं। ये सिर्फ बजट और सप्लाई चेन का सवाल है। मिस्टर ली हमारा पूरा साथ देंगे। दूसरा, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से मिलने वाले डेटा को रियल टाइम में कोर एल्गोरिदम तक पहुंचाने वाला मजबूत एम्बेडेड सिस्टम चाहिए। इसके लिए टॉप क्लास एम्बेडेड इंजीनियर्स चाहिए। ऐसे लोग कम हैं, लेकिन मिल सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एल्गोरिदम। मैंने सबसे बड़ा बॉक्स बनाते हुए कहा, लीन एंगल, एक्सेलरेशन, व्हील स्पीड डिफरेंस जैसे ठंडे डेटा को इंजन पावर के सबसे सटीक कंट्रोल में बदलना ही असली चुनौती है। इसके लिए व्हीकल डायनामिक्स और कंट्रोल थ्योरी के सबसे बड़े एक्सपर्ट की जरूरत होगी। यही 3 किले हैं जिन्हें हमें जीतना है। मैंने सबकी आंखों में देखते हुए कहा, वातानाबे कुमाइची मैक्ट्रॉनिक खरीद सकता है और हम नहीं खरीद सकते। यह नाइंसाफी है, लेकिन दुनिया कभी बराबर नहीं रही। रूल्स की शिकायत करने
से अच्छा है कि हम खुद रूल्स बनाने वाले बन जाएं। मेरी बातों ने कमरे में बुझ चुकी उम्मीद की आखिरी चिंगारी को फिर से आग बना दिया। लोगों के चेहरों पर निराशा की जगह अब अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे, शक, घबराहट और सबसे बढ़कर वह जुनून जो इंसान को आखिरी सीमा तक लड़ने पर मजबूर कर देता है। उसी समय ली वेई हान ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तुम्हें शुरुआती बजट के रूप में 2 करोड़ युआन देता हूँ। जितने लोग चाहिए, जहाँ से चाहिए ले आओ। मैं बिना किसी सीमा के सपोर्ट करूंगा। मेरी सिर्फ एक शर्त है, सीजन शुरू होने से पहले मैं हमारी रेसिंग बाइक पर अपना किलिन हार्ट लगा हुआ देखना चाहता हूँ। चिलिन हार्ट, यही नाम हमने इस प्रोजेक्ट को दिया। चाइनीज मिथोलॉजी के पवित्र प्राणी चिलिन के नाम पर, जो स्पीड, विजडम और गुड फॉर्चून का प्रतीक माना जाता है। हमारा लक्ष्य था कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बैरियर के सामने हम अपनी रेसिंग बाइक में एक असली चाइनीज हार्ट लगा दें। इसके बाद के दिन मैंने लगभग रेसिंग टीम में ही रहकर बिताए। प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अपने पुराने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को सैकड़ों छोटे छोटे टास्क नोड्स में बांट दिया। हर टास्क का ओनर, टाइमलाइन और डिलीवरी स्टैंडर्ड साफ तय किया गया। पूरी टीम पहले से कहीं ज्यादा स्पीड और डिसिप्लिन के साथ काम करने लगी। ली वेई हान ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से टैलेंट ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों में सिलिकॉन वैली में कई साल काम कर चुके 2 युवा एम्बेडेड इंजीनियर्स को भारी सैलरी देकर हमारी टीम में शामिल कर लिया गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्या लगभग हल हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एल्गोरिदम एक्सपर्ट अभी भी नहीं मिल रहा था। हमने कई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट्स का इंटरव्यू लिया, लेकिन या तो उनकी थ्योरी प्रैक्टिकल रेसिंग से बहुत दूर थी या फिर उन्हें मोटर स्पोर्ट में कोई रुचि नहीं थी। दिन बीते जा रहे थे और पूरा प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण जगह पर अटक गया था। ठीक तभी जब मैं पूरी तरह परेशान था, मेरे पुराने बॉस मिस्टर चेन का फोन आया। उन्होंने पूछा, जो हेंग, सुना है तुम किसी खास एक्सपर्ट की तलाश कर रहे हो। मैंने तुरंत कहा, जी मिस्टर चेन, क्या आपके पास कोई रिकमेंडेशन है? उन्होंने कहा, एक कैंडिडेट है, लेकिन पता नहीं तुम उसे मना पाओगे या नहीं। वह बचपन से जीनियस रहा है, गिफ्टेड प्रोग्राम से पढ़ाई की, फिर MIT से रोबोटिक्स और ऑटोमेटिक कंट्रोल में PhD की। आज वह चाइना की एक टॉप ऑटोनोमस ड्राइविंग कंपनी का चीफ साइंटिस्ट है। उसका नाम है लिन यी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अजीब है। टेक्नोलॉजी के अलावा उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। उसे मनाकर बाहर लाना आसान नहीं होगा। मैंने तुरंत उसका नाम नोट कर लिया। मुझे एहसास हो गया था कि यही हमारे प्रोजेक्ट का आखिरी मिसिंग पीस है। अगले 3 दिन मैंने लिन यी की लिखी हर रिसर्च पेपर और उसके लीड किए गए हर प्रोजेक्ट का गहराई से अध्ययन किया। फिर एक दिन मैं उसकी कंपनी के बाहर पूरा दोपहर उसका इंतजार करता रहा। शाम को एक युवा बाहर निकला। उसने मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था, चेक शर्ट पहनी थी और उसके कपड़े देखकर साफ लगा था कि उसे अपनी अपीयरेंस की बिल्कुल परवाह नहीं। मैं तुरंत उसके पास गया। डॉक्टर लिन, उसने मुझे संदेह से देखा। आप कौन? मैंने कहा, मेरा नाम जो हेंग है। मैं होंगयुआन पावर रेसिंग टीम का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। उसने भौहें सिकोड़ ली और मुड़कर जाने लगा। मुझे रेसिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तुरंत कहा, लेकिन आपको डायनामिक एनवायरनमेंट में मल्टी सेंसर फ्यूजन और प्रेडिक्टिव कंट्रोल एल्गोरिदम में तो दिलचस्पी जरूर होगी। मेरी यह एक लाइन सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। पहली बार उसके चश्मे के पीछे छिपी आंखों में चमक दिखाई दी। मैंने आगे कहा, जब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती हुई एक मोटरसाइकिल 60 डिग्री लीन एंगल पर कॉर्नर में झुकती है, तब टायर और रोड के बीच दुनिया का सबसे जटिल और सबसे खूबसूरत फिजिक्स पैदा होता है। जायरोस्कोप से मिलने वाले एटीट्यूड डेटा और GPS से मिलने वाले ट्रैक कर्वेचर प्रेडिक्शन को मिलाकर अगर हम 0.01 सेकंड बाद ट्रैक्शन की क्रिटिकल लिमिट का अनुमान लगा सकें, तो क्या यह उस सेल्फ ड्राइविंग कार से कहीं ज्यादा रोमांचक नहीं है जिसे आप भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलाना चाहते हैं? मेरी बात मानो ऐसी चाबी बन गई जिसने उसके दिल में छिपे टेक्नोलॉजी के जुनून का दरवाजा खोल दिया। लिन यी काफी देर तक मुझे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, दिलचस्प, कल मुझे अपनी रेसिंग टीम दिखाना। लिन यी का टीम में शामिल होना किलिन हार्ट प्रोजेक्ट के लिए किसी लाइफ इंजेक्शन से कम नहीं था। बेस पर आने के पहले ही दिन उसने किसी से कोई बात नहीं की, सीधे डेटा सेंटर में गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। पूरे 48 घंटे तक वह बाहर नहीं निकला। 2 दिन बाद वह लाल आंखों, बिखरे बालों और हाथ में जटिल मैथमेटिकल फॉर्मूला से भरे ड्राफ्ट पेपर्स का बड़ा पुलिंदा लेकर बाहर आया। बाहर आते ही उसने हम सब की तरफ देखा और अपनी जिंदगी की पहली बात कही, थियोरी के हिसाब से यह पूरी तरह पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें एक बिल्कुल नया मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना होगा। ऐसा नॉन लाइनियर एडेप्टिव कंट्रोल मॉडल जो राइडर और बाइक को पूरी तरह एक साथ कपल करके एक ही सिस्टम की तरह काम करने में सक्षम बना सके। लिन यी की बात हम में से ज्यादातर लोगों के सिर के ऊपर से निकल गई, लेकिन इससे हमारे उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि पहली बार हम सब ने महसूस किया कि यह प्रोजेक्ट सचमुच सफल हो सकता है। किलिन हार्ट प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से सबसे कठिन डेवलपमेंट स्टेज में प्रवेश कर चुका था। लिन यी और दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जबकि मैं और ओल्ड ल्यू बाकी टेक्नीशियंस के साथ हार्डवेयर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में जुट गए। यह समय के खिलाफ एक असली रेस थी और इसकी कठिनाई हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। जर्मनी से मंगाया गया 6 एक्सिस जायरोस्कोप और अमेरिका से खरीदा गया माइक्रो कंट्रोलर अपने बॉटम लेवल प्रोटोकॉल पर एक दूसरे के साथ कंपेटिबल ही नहीं थे। दोनों युवा इंजीनियर्स ने लगातार 3 रातें बिना सोए काम किया, तब जाकर किसी तरह एक इंटरफेस प्रोग्राम
प्रोग्राम तैयार कर पाए। दूसरी तरफ इंजन इग्निशन कॉइल से पैदा होने वाला हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जीपीएस सिग्नल की एक्यूरेसी को बुरी तरह प्रभावित कर रहा था। आखिरकार ओल्ड लियो ने अपने वर्षों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए एरोस्पेस ग्रेड शील्डिंग मटेरियल की कई लेयर्स हमारे टीसीयू मॉड्यूल के चारों तरफ लगाई। तब जाकर यह समस्या हल हुई। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब भी एल्गोरिदम ही था। लिनी का बनाया हुआ शुरुआती मॉडल बेंच टेस्ट पर तो बिल्कुल परफेक्ट काम करता था, लेकिन जैसे ही उसे असली रेसिंग बाइक पर लगाया गया सब कुछ बदल गया। पहली बार जब गांव फई किलिन हार्ट प्रोटोटाइप लगी ट्रेनिंग बाइक लेकर ट्रैक पर उतरा तो वह लगभग बाइक से गिर ही गया था। लिनी का चेहरा भी बेहद भारी हो गया। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर भरे एरर कोड्स को घूरता रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। ये पहली बार था जब इस जीनियस को असली असफलता का सामना करना पड़ा। लेबोरेटरी में परफेक्ट दिखने वाला मॉडल असली रेसिंग ट्रैक की केओस और अनसर्टेनिटी के सामने पूरी तरह बिखर गया था। पहली बार पूरी टीम का माहौल बिल्कुल टूट गया। लगातार 15 दिनों से ज्यादा समय तक हर इंसान रोज सिर्फ 3-4 घंटे ही सो रहा था। इतना जबरदस्त प्रेशर था कि सबकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन जवाब देने लगी थी। कुछ लोग अब धीरे धीरे यह कहने लगे कि मेरा फैसला शुरुआत से ही बहुत ज्यादा रिस्की था। यहाँ तक कि झांग दाओ भी एक दिन मुझे अलग ले जाकर बोला, डायरेक्टर झो, मुझे पता है कि आप बहुत प्रेशर में हैं, लेकिन सीजन शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा। क्या हमें कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं कर लेना चाहिए? मैं अच्छी तरह समझ गया कि उसका बैकअप प्लान क्या था। उसका मतलब था किलिन हार्ट प्रोजेक्ट छोड़कर फिर से पुराने जेनरेशन वाले टीसीयू पर लौट जाना। इसका मतलब होता कि हमारी महीनों की सारी मेहनत बेकार हो जाती और सीजन शुरू होने से पहले ही हम अपनी हार स्वीकार कर लेते। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन और दे दो। अगर 3 दिन बाद भी हम एक स्टेबल वर्जन तैयार नहीं कर पाए तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। मैंने वहीं अपनी जिम्मेदारी की शपथ ले ली। उसके बाद मैंने डेटा सेंटर से सबको बाहर भेज दिया। अंदर सिर्फ मैं और लिन ही रह गए। पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा, बस बार बार गांव फई के टेस्टिंग वीडियोस और हर क्रैश हर मिस्टेक के डेटा को देखते रहे। आखिर समस्या कहाँ थी? लिन ये दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा था और गुस्से में अपने बाल नोचते हुए बड़बड़ा रहा था। मॉडल गलत नहीं है, कोड भी सही है, हार्डवेयर सिग्नल कलेक्शन भी बिल्कुल नॉर्मल है, फिर आखिर क्यों ये हमारी बात नहीं मान रहा? उसे इस तरह टूटते हुए देखकर मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने तुरंत अपना फर्स्ट पर्सन राइडिंग वीडियो खोला। ये वीडियो मेरी निंजा H2 पर माउंटेन रोड राइडिंग का था। मैंने कहा, लिन ये देखो। मैंने वीडियो पॉज किया। कॉर्नर में एंट्री से ठीक पहले मेरा यह मूवमेंट देखो। ब्रेकिंग करते समय मेरा शरीर पहले ही कॉर्नर के अंदर की तरफ लीन करना शुरू कर देता है। उस समय बाइक अभी भी बिल्कुल सीधी है, लेकिन मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ही बदल चुका होता है। जबकि तुम्हारा मॉडल तभी कैलकुलेशन शुरू करता है जब जायरोस्कोप बाइक का लीन एंगल डिटेक्ट करता है। तुमने सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है और वह है राइडर। तुम्हारा मॉडल सिर्फ एक मशीन मॉडल है। तुम राइडर को सिर्फ बाइक पर रखा हुआ एक फिक्स्ड वेट मान रहे हो, लेकिन असलियत में एक महान राइडर का शरीर और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे व्हीकल कंट्रोल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वह अपने शरीर से बाइक की मूवमेंट को पहले ही प्रेडिक्ट करता है, उसे गाइड करता है और उसकी डायनामिक बिहेवियर को बैलेंस करता है। मेरी बात किसी बिजली की तरह लीनी के दिमाग में कौन थी? उसकी आंखें अचानक चमक उठी। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, समझ गया, प्रिडिक्टिव कंट्रोल। मुझे मॉडल में राइडर बिहेवियर बेस्ड प्रिडिक्टिव कंट्रोल मॉड्यूल जोड़ना होगा। सीट के नीचे लगे प्रेशर सेंसर्स और हैंडल बार तथा फुटपैग पर लगे पोजीशन सेंसर्स की मदद से राइडर की इंटेंशन पहले ही डिटेक्ट करनी होगी। बाइक लीन होने से पहले ही सिस्टम को राइडर के अगले मूवमेंट का अनुमान लगाकर इंजन पावर स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। ये सिर्फ मशीन कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि एक असली ह्यूमन मशीन कोलैबोरेटिव कंट्रोल मॉडल होगा। इतना कहते ही वह अचानक कुर्सी से उछलकर व्हाइट बोर्ड के सामने पहुंचा और पागलों की तरह नए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखने लगा। मैं उसकी आंखों में जलते जुनून को देख रहा था और उसी पल मुझे यकीन हो गया कि आखिरकार हमें सफलता का दरवाजा खोलने वाली असली चाबी मिल चुकी थी। 3 दिन बाद जब गांव फई एक बार फिर टेस्ट बाइक चलाकर ट्रैक से वापस लौटा तो उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप लिन के सामने आया, अपना हेलमेट उतारा और उसके सामने गहराई से झुककर प्रणाम किया। डॉक्टर लिन, धन्यवाद। आपने एक ऐसी दहाड़ती हुई मशीन बना दी है जो खुद सोच सकी है। नेशनल सुपर मोटरसाइकिल चैंपियनशिप के पहले राउंड में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था। हमारा किलिन हार्ट ECU आखिरकार फाइनल वर्जन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर चुका था। हमने उसे एक शानदार कार्बन फाइबर बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया जो देखने में बिल्कुल किसी फैक्ट्री ओरिजिनल पार्ट जैसा लगता था। गोपनीयता बनाए रखने के लिए हमने उसके ऊपर एक साधारण डेटा लॉगर का लेबल चिपका दिया। हमारी कोर टीम के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि इस छोटे से ब्लैक बॉक्स के अंदर पूरी चैंपियनशिप का भविष्य बदल देने वाली ताकत छिपी हुई है। शंघाई रवाना होने से एक रात पहले ली वेई हान खुद बेस पर आए और हम सबको विदा करने पहुंचे। उन्होंने कोई जोशीला भाषण नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपना ग्लास उठाया, टीम के हर सदस्य की तरफ झुककर सम्मान से प्रणाम किया और कहा, आप सबका धन्यवाद। परिणाम चाहे जो भी हो, आप सब होंग्युआन पावर टीम के हीरो हैं। शुक्रवार शंघाई इंटरनेशनल सर्किट। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हवा में आने वाली बड़ी लड़ाई का तनाव साफ महसूस हो रहा था। पूरा पिट एरिया लोगों से भरा हुआ था। सभी टीम्स अपनी बाइक्स और इक्विपमेंट के साथ पूरी तैयारी में थीं। तियनलू रेसिंग टीम का पिट हमारे
हमारे ठीक तिरछे सामने था। उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मैकेनिक्स, इंजीनियर्स और सपोर्ट स्टाफ सब ऐसे खड़े थे जैसे चैंपियनशिप पहले ही जीत चुके हों। उनका स्टार राइडर लिन फेंग कई रिपोर्टर्स से घिरा हुआ मुस्कुरा रहा था। उनका जापानीज टेक्निकल डायरेक्टर दू बियान शियोंग यी हाथ बांधे पिट गेट पर खड़ा हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार और घमंड साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ हमारी होंगयुआन पावर टीम बिल्कुल शांत थी। हमने किसी भी मीडिया इंटरव्यू से इनकार कर दिया और बिना शोर मचाए अपनी तैयारी में लगे रहे। बाहर वालों की नजर में हम सिर्फ एक ऐसी टीम थे जो चैंपियनशिप में सिर्फ संख्या पूरी करने आई थी, मानो तियानलू टीम की जीत का बैकग्राउंड बनने के लिए ही मौजूद हो। सुबह का पहला फ्री प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ। मैंने गांव फई को मोड 1 इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इस मोड में किलिन हार्ट बहुत हल्के स्तर पर काम करता था और उसका व्यवहार लगभग हमारे पुराने सिस्टम जैसा ही था। मैं इतनी जल्दी अपना त्रुप का पता दुनिया को नहीं दिखाना चाहता था। प्रैक्टिस खत्म होने पर गांव फई 5वें स्थान पर रहा। प्रदर्शन न अच्छा था न बुरा। दूसरी तरफ लिन फेंग ने उम्मीद के मुताबिक पूरे सेशन का सबसे तेज लैप लगाया, 1 मिनट 19 सेकंड। इस टाइम ने पूरे सर्किट को हिला दिया। तियानलू टीम के पिट में जोरदार जश्न शुरू हो गया। दू बियान शियोंग यी के चेहरे पर विजेता वाली मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर हमारी तरफ देकर चुनौती भरी नजर डाली। हमारे पिट में सन्नाटा था। ओल्ड लियू के हाथ गुस्से से कस गए, लेकिन सिर्फ मैं और लिन यी एक दूसरे को देकर मुस्कुराए। असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। दोपहर का दूसरा फ्री प्रैक्टिस सेशन शुरू होने से पहले ट्रैक टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी लगभग परफेक्ट हो चुके थे। बाइक पर बैठने से पहले गांव भाई ने मेरी तरफ देकर पूछा, भाई जो फिर से मोड 1? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने रेडियो उठाया और शांत आवाज में आदेश दिया, सभी लोग ध्यान दें, किलिन सिस्टम को मोड 3 पर स्विच करो। कोड नेम अवेकनिंग। मोड 3 हमारा सबसे आक्रामक और सबसे पागलपन भरा सेटअप था। इसमें इंजन की पूरी ताकत आजाद कर दी जाती थी और बाइक का कंट्रोल पूरी तरह राइडर और सिस्टम की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ दिया जाता था। गांव फई की आंखों में आग सी जल उठी। रिसीव्ड। नीली यामाहा R1M बिजली की तरह ट्रैक पर निकल गई। इस बार उसकी बॉडी लैंग्वेज सुबह से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूंखार जानवर की सारी जंजीरें खोल दी गई हों। वह पहले कॉर्नर की तरफ ऐसी स्पीड और प्रिसीजन से झपटी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। डेटा सेंटर में लिन यी की उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थीं कि उनकी परछाइयां तक दिखाई दे रही थीं। वह हर पैरामीटर पर रियल टाइम नजर रखे हुए था और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार था। मेरी नजर सिर्फ टाइमिंग स्क्रीन पर जमी हुई थी। सेक्टर 1 पर्पल, सेक्टर 2 पर्पल। पर्पल का मतलब था पूरे सेशन का सबसे तेज टाइम। स्क्रीन देख रहे हर इंसान ने यह चौंकाने वाला नजारा देख लिया। सबकी नजरें नीले रंग की नंबर 46 बाइक पर टिक गईं। होंगयुआन पावर पागल हो गई क्या? नंबर 46 कौन है? गांव भाई ने आखिर खाया क्या है? चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। तियानलू टीम के पिट में दू बियान शियोंग यी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने झटके से टाइमिंग मॉनिटर छीन लिया और ट्रैक की तरफ घूरने लगा। लिन फेंग ने भी रिपोर्टर से बात करना बंद कर दिया और गंभीर चेहरे के साथ बड़ी स्क्रीन देखने लगा। आखिरी कॉर्नर, आखिरी स्प्रिंट और अगले ही पल गांव फई बिजली की तरफ फिनिश लाइन पार कर गया, मानो समय उसी पल थम गया हो। टाइमिंग स्क्रीन पर चमकते लाल अंकों ने हर किसी की आंखें खोल दी। 1 मिनट 8 सेकंड, नया ट्रैक रिकॉर्ड। पूरा पिट एरिया कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अगले ही पल चारों तरफ जबरदस्त शोर, तालियां और हैरानी की आवाजें गूंज उठी। हमारे होंगयुआन पावर पिट में हर कोई खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगा। कोई उछल रहा था, कोई चिल्ला रहा था। 50 से ऊपर उम्र वाले ओल्ड लियू की आंखों में भी आंसू आ गए। ट्रैक पर गांव फई ने फ्रंट व्हील उठाकर शानदार व्हीली करते हुए टीम को सलाम किया। इंजन की दहाड़ उसकी जीत की गर्जना बन चुकी थी, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। दू बियान शियोंग ये गुस्से से लाल चेहरा लिए 2 टेक्नीशियंस के साथ सीधे हमारे पिट के सामने आ पहुंचा। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे कोई घायल जंगली जानवर अपने दुश्मन को देख रहा हो। तुम लोगों ने आखिर किया क्या है? मैंने शांत मुस्कान के साथ रेसिंग बाइक पर लगे उस साधारण से ब्लैक बॉक्स की तरफ इशारा किया और कहा, मिस्टर दू बियान, आपको परिचय कराता हूँ। यह हमारा खुद विकसित किया हुआ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। इसका नाम है किलिन। दू बियान शियोंग यी का चेहरा शंघाई के बादलों से भी ज्यादा काला पड़ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, सेल्फ डेवलप्ड? उसकी आवाज में अविश्वास और तिरस्कार दोनों थे। तुम जैसे एमेचर लोग रिसर्च की बात करते हो? मजाक मत करो। तुमने हमारा डेटा चुराया है या कोई इलीगल तरीका इस्तेमाल किया है? वह अपना सारा संयम खोकर चीखने लगा। उसके आरोप सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मिस्टर दू बियान, हारने के बाद बहाने बनाना सिर्फ इंसान को और छोटा बनाता है, और जहाँ तक एमेचर होने की बात है, रविवार की फाइनल रेस आपको उसका जवाब दे देगी। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीधे अपने पिट के अंदर चला गया। पीछे से उसकी गुस्से भरी चीखें लगातार सुनाई देती रहीं। पूरे दोपहर तियानलू टीम का पिट भारी तनाव में डूबा रहा। उन्होंने कई इमरजेंसी मीटिंग्स की। मुझे पूरा यकीन था कि वे हमारी रेस वीडियोस बार बार देखकर हमारी स्पीड का राज ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही मिलने वाली थी। चिलिन की असली ताकत किसी एक रेसिंग लाइन या किसी एक कॉर्नर में नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह थी कि वह राइडर को अपनी लिमिट से भी आगे जाने का कॉन्फिडेंस देता था। ये साइंस भी था और किसी चमत्कार से कम भी नहीं। ऐसी चीज जिसे वे कभी कॉपी नहीं कर सकते थे। आखिरकार रविवार आ गया, फाइनल रेस डे। मौसम बिल्कुल साफ था। सूरज पूरी चमक के साथ ट्रैक पर रोशनी बिखेर रहा था। स्टार्ट लाइन के ऊपर लगी 5 लाल
लाल बत्तियां एक एक करके जलने लगी और पूरे सर्किट में मौजूद हर इंसान की